अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हम्माद। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर HTML कोर्स। जैसे कि मैंने HTML का कोर्स लॉन्च किया था जिसको मैंने दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया था। एक पहला पार्ट था हमारा जिसके अंदर हमने बेसिक से लेके बिगिनर लेवल तक जितनी भी HTML थी उसको सारा हमने कवर कर लिया था। पहले पार्ट के अंदर उसका इंट्रोडक्शन, उसका बॉयलर प्लेट कोड, HTML है क्या, HTML अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके हम लोगों ने HTML का कोड किस तरह निकाल सकते हैं, किस तरह हम HTML और CSS का कोड देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर से CSS रिमूव करके सिर्फ HTML का कोड किस तरह देख सकते हैं, और वो सारे टैग्स जो हम लोग HTML में ज़्यादातर यूज़ करेंगे उन सारे टैग्स को डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने पहले पार्ट के अंदर। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले आप पहला पार्ट देख लो, ठीक है, जो बिगनर्स हैं या जिनको बिल्कुल HTML नहीं आती वो। और इस पार्ट के अंदर हम लोग बेसिकली बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ें कवर करेंगे। जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था यानी कि प्री टैग पर हम लोगों ने एंड किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बेसिकली इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी और आप अगर बिगनर हो या बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हो HTML का, आपको कुछ नहीं पता, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देख लो, देन इस पार्ट 2 देखो, क्योंकि इसके अंदर बहुत एडवांस चीजें हो रही होंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप ये सब कवर करना आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो पहले आप पार्ट 1 देख लो। पार्ट 1 देखने के बाद जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप इजीली चीजों को समझ लोगे, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां से हम लोगों ने एंड किया था वहीं से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हमने प्री टैग से एंड किया था तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास स्लाइड्स में नेक्स्ट है। अच्छा, जो मेरे पास स्लाइड्स थी ना, तो वक्त तो मैंने प्री टैग तक स्लाइड्स बनाई थी, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया था। तो अब मैंने आगे स्लाइड्स बना दिए। तो पहले पार्ट के अंदर भी मैंने जो स्लाइड्स थी उनको चेंज करके जो पूरी स्लाइड्स थी वो डाल दी है, और ये वाली जो स्लाइड्स हैं वो दोनों सेम ही होंगी, ठीक है। अब ये मत समझना कि मैंने गलती से पुरानी स्लाइड्स डाल दी। HTML की मैंने एक ही स्लाइड्स बनाई थी, ठीक है, 41 उसके अंदर पेजेस थे। तो पिछली वीडियो के अंदर 19 पेजेस हम लोगों ने कवर कर लिए थे, तो जो बाकी पेजेस मैंने बनाए थे वो इसी PDF के अंदर मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। तो प्रॉपर पूरी एक PDF होगी। तो जो ये आज नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है ना, ठीक है, ये हमारे कौन से पेज से स्टार्ट हो रही है, 19 पेज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बाकी जो पेजेस हैं 18 पेजेस वो हम लोगों ने पहले पार्ट में कवर कर लिए थे, और बाकी जो पेजेस हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। हमारे पास है पेज लेआउट टेक्निक्स। तो इस पर जाने से पहले मैं क्या करूंगा, VS कोड में अपने फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक फोल्डर है, इसी को ओपन कर लेता हूँ क्लास 2 की नेम से। तो ओपन विथ VS कोड, मेरे पास VS कोड में ओपन हो चुका है, ठीक है। ये मेरे पास कुछ बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है, पहले से। तो मैंने पहले पार्ट में बता दिया था आपको कि बॉयलर प्लेट कोड होता क्या है, और पूरे इस कोड को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। तो बेसिकली अब हम लोग स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पेज लेआउट टेक्निक्स। अब ये पेज लेआउट टेक्निक्स क्या होती हैं, इसके अंदर लिखे यूज सिमेंटिक टैग फॉर लेआउट्स यूजिंग द राइट टैग, और नीचे कुछ टैग्स लिखे हुए हैं। तो इस पर जाने से पहले आपको कुछ डिटेल बताता हूँ कि गूगल हमारी वेबसाइट की रैंकिंग किस तरह कर रहा है, हमारी SEO क्या होती है वेबसाइट की। तो देखो, यूजर आया, ठीक है, उसके सामने तो पूरा इंटरफेस आता है वेबसाइट का, लेकिन गूगल के सामने इस तरह गूगल हमारी वेबसाइट को इस तरह नहीं देखता। गूगल हमारी वेबसाइट का कोड देखता है, यानी कि HTML का कोड देखता है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो क्या कर रहा होता है, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग कर रहा होता है। तो हमारी वेबसाइट की SEO हमारे हाथ में होती है, ठीक है। उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं किस तरह, सही टैग को इस्तेमाल करके। तो HTML के अंदर कुछ टैग्स इस तरह के होते हैं जिसको अगर हम लोग सही तरह इस्तेमाल करें या उनके उन टैग्स के अंदर अपना कंटेंट लिखें तो हमारी SEO इम्प्रूव हो सकती है। किस तरह, तो हमारे पास वो टेक्निक आती है पेज लेआउट टेक्निक। तो इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, आप सेमेंटिक टैग्स का यूज करते हो। इसमें लिखा है जैसे कि यूजिंग सेमेंटिक टैग्स फॉर लेआउट। तो लेआउट क्या होता है, हमारे वेब पेज पे जो चीजें आ रही होती है ना, कि पहले ये सेक्शन है, फिर ये है, फिर उसके बाद ये आएगा, तो ये हमारे क्या है, पेज का लेआउट होता है, ठीक है। जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं पहले ये चीज आएगी, फिर उसके बाद ये चीज आएगी। उसके बाद क्या होता है, यूजिंग द राइट टैग, सही टैग्स को इस्तेमाल करना। अब नीचे कुछ टैग्स लिखे हुए, हेडर, मेन और फुटर। अच्छा, सेमेंटिक टैग्स हमारे पास वो टैग्स होते हैं जिनके नाम से ही पता चल जाए कि ये टैग, इन टैग्स के अंदर क्या होने वाला है। जैसे कि ये कुछ टैग्स लिखे हुए, हेडर, मेन और फुटर, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि वेबसाइट का जो हेड पॉइंट है, ठीक है, उसके लिए हेडर यूज होगा। उसका जो मेन पॉइंट है यानी कि बीच का ऐसा, उसके लिए क्या यूज होगा, मेन यूज होगा।
और उसका जो फुटर यानी कि सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, आखिरी पार्ट, उसके लिए क्या यूज होगा, फुटर। तो अब ये कुछ टैग्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, इनको सेमेंटिक टैग्स कहा जाता है। बेसिकली दो तरह के टैग्स होते हैं हमारे पास HTML में, एक सेमेंटिक होता है, एक नॉन सेमेंटिक। सेमेंटिक टैग्स वो होते हैं जिनके नाम से पता चल रहा होता है कि इन टैग्स का काम क्या होगा, जैसे कि हेडर, मेन और फुटर। और नॉन सेमेंटिक जिनके नाम से पता नहीं चल रहा होता इन टैग्स का काम क्या है। तो बेसिकली आगे जाके हम लोग डिव पढ़ेंगे, स्पैन पढ़ेंगे, तो वो हमारे पास नॉन सेमेंटिक में आ जाते हैं, ठीक है। अब सेमेंटिक टैग्स को हम यूज करके अपनी SEO को भी बेहतर कर सकते हैं। किस तरह, देखो यहाँ पे हेडर लिखा है, मेन लिखा है और फुटर लिखा है, इनके नाम से भी पता चल रहा है और हमें भी पता है कि हमारी वेबसाइट के 3 ही पार्ट्स होते हैं। एक उस वेबसाइट का हमारा हेड पॉइंट होता है, और एक वेबसाइट का हमारी बॉडी के अंदर हमारे वेबसाइट का हेड पॉइंट होता है, उसका फिर मेन पॉइंट होता है यानी कि बीच का हिस्सा, और फिर लास्ट में क्या होता है उसका आखिर का पॉइंट होता है जिसको हम लोग फुटर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इनका काम क्या है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, एक पी लिखता हूँ, पी का टैग, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ होम, ये मैं जस्ट आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। होम लिखा, फिर मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट, एक तरह का जैसे कि हम लोग नेविगेशन बार नहीं बनाते, अभी तो हम लोग CSS को यूज नहीं कर रहे, तो मैं इसी लाइनिंग की मदद से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट। तो देखो अब ये किस तरह दिखेगा। अब यहाँ पर मैं क्या आऊंगा, गो लाइव एक्सटेंशन पे आऊंगा, तो ये मुझे ब्राउजर पे ले जाएगी। तो मैंने गो लाइव पे क्लिक किया, तो अब ये ब्राउजर भी कुछ इस तरह लिख रहा है, होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट, एक तरह का नेविगेशन बार भी इसी तरह का ही होता है। तो अभी मैंने ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने समझा कि ये मेरा क्या है, वेबसाइट का क्या है, नेविगेशन बार है, यानी कि वेबसाइट का हेड पॉइंट है। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया, तो मैंने दोबारा पी लिखा। अब इसके अंदर मैंने क्या किया थी, लॉरेन की मदद से एक पैराग्राफ लिख दिया। मैंने कहा ये मेरी वेबसाइट का क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया, बीच का हिस्सा हो गया। और उसके बाद लास्ट में मैंने क्या किया, एक और पैराग्राफ लिखा, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, जैसे कि हमारे लास्ट में होता है कॉपीराइट और हमार पोर्टफोलियो, यानी कि हमारी वेबसाइट का नाम लिख देते हैं हमार पोर्टफोलियो, ठीक है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और 2024 लिख देते हैं, ठीक है, 24। तो अब मैंने ये 3 चीजें लिखी, मैंने कंसीडर किया कि ये जो मेरा पी पहला टैग है, ये मेरा क्या है, वेबसाइट का हेड पॉइंट है। दरमियान वाला जो पी है, ये मेरी वेबसाइट का मेन पॉइंट यानी कि बीच वाला हिस्सा है। और लास्ट क्या है, ये मेरी वेबसाइट का सबसे आखिरी हिस्सा है, जिसे हम फुटर कहते हैं, ठीक है। फुटर में लिखते हैं, लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं, वैसे फुटर कह रहे हैं। तो अब ये 3 चीजें हैं, तो मैं अपने वेब पेज पे आया, अब ये 3 चीजें कुछ इस तरह से दिख रही हैं। लेकिन अब ये तो मैं वैसे ही लिखा मैंने पी से, तो अब इसको हेडर में और इसको फुटर में और इसको मेन में लिखने की वजह क्या है, अभी मैंने लिखा नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि लिखने की वजह क्या होती है। तो जब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट आपको पता है कि मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि आपको किसी भी वेबसाइट का आपको HTML का कोड मालूम करना है, तो आप क्या करते हो, इंस्पेक्ट करते हो, तो साइड बार पे उसका HTML का कोड आपके पास शो हो जाता है। तो अपनी वेबसाइट का HTML का कोड देखने के लिए मैं साइड बार पे आया, तो देखो ये मेरे पास कुछ चीजें शो हो गई। अब देखो ये मेरे पास क्या है, बॉडी है। अब बॉडी क्या है, बॉडी के अंदर ये सारा था, तो ये सारा क्या हो गया, ब्लर हो गया, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर था। अब इस पी पे क्या, तो ये पी अब क्या हो गया, कलरफुल हो गया। अब नीचे आया, इस पी पे क्या, अब ये पी कलरफुल हो गया, अब ये पी कलरफुल हो गया। अब देखो, अब यहां से तो पता चल रहा है कि ये क्या है, ये पी अलग है, अब ये पी अलग है, अब ये पी अलग है। अब ऐसा क्या हो कि सारा का सारा मुझे पता चल जाए कि इसके अंदर हेड का मटेरियल कितना है, इसके अंदर मेन का मटेरियल कितना है, और इसके अंदर फुटर का मटेरियल कितना है। तो बेसिकली गूगल हमारी जो रैंकिंग कर रहा होता है ना, ठीक है, तो वो इस कोड को देख के कर रहा होता है, ठीक है, इसको नहीं देख के कर रहा होता, इसको देख के कर रहा होता है। तो हमें अपने कोड में बताना पड़ता है कि ये हमारा मेन कंटेंट है, ये हमारा हेडर है, ये हमारा फुटर है, ठीक है। तो गूगल को क्या चीज चाहिए होती है रैंकिंग के लिए, हमारा मेन कंटेंट चाहिए होता है, तो हमें बताना पड़ता है। किस तरह बताएंगे, मैं यहां पर आया, अब मैंने ये पी टैग था, इसको मैंने क्या किया, सिंपली कॉपी किया। मुझे पता था ये क्या है, मेरा हेडर है, मेरी जो वेबसाइट है उसका हेड पॉइंट है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, हेडर में लिख दिया, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो मेरा ये है पैराग्राफ, तो ये क्या है, मेरा मेन है, मेन कंटेंट है मेरी वेबसाइट का, तो उसको मैंने मेन में लिख दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे 4-5 टैग आ जाए, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए।
तो ऐसे मैंने 5 पैराग्राफ लिख दिए, और जो लास्ट वाला है इसको मैंने क्या कर दिया, कॉपी करके इसको मैंने कर दिया फुटर में। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब देखो चीजें कोई भी चेंज नहीं हुई, हेडर में मैंने लिखने से तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो इसको लिखने की वजह क्या थी, तो इसको लिखने की सिंपल यही वजह थी, मैं यहाँ पे जब इंस्पेक्ट करूंगा ना, तो मैंने आपको पहले बताया था गूगल आपका कोड यहाँ से पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा यार कि जैसे मैंने बॉडी पे होवर किया तो सारी बॉडी के जितना कंटेंट था वो सारा क्या हो गया, कलरफुल हो गया, क्योंकि बॉडी के अंदर तो पूरा वेब पेज हमारा आ रहा होता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी वेबसाइट का हेड पॉइंट क्या है, मेरी वेबसाइट का मेन पॉइंट क्या है, या गूगल को मैं किस तरह बताऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी वेबसाइट का हेडर यानी कि नेविगेशन बार लोगो जो भी होता है उसको हम लोग हेडर में लिख देते हैं। जो बीच का मेन कंटेंट, पैराग्राफ, आर्टिकल्स के सारा सेक्शंस वगैरह जितना भी कुछ होता है वो हम इमेजेस वीडियोस किस में करते हैं, मेन में कर देते हैं। और लास्ट की जो इन्फॉर्मेशन हम लोग टैग्स ईमेल वगैरह जो दे रहे थे वो किस में कर देते हैं, फुटर में करते हैं। उससे क्या होता है, अब मैं इस बॉडी में आऊंगा तो मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले मेरी वेबसाइट का मेन कंटेंट कितना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल क्या करूंगा, इस मेन में आऊंगा। तो मैंने जितने पैराग्राफ मेन टैग में लिखे थे वो क्या हो गए, कलरफुल हो गए, तो मुझे पता चल गया और गूगल को भी मैंने बता दिया कि ये क्या है, मेरा मेन कंटेंट है। और ये हेडर पे क्या हो गया, ये हेडर हो गया, और ये क्या हो गया, फुटर हो गया। तो इनको यूज करके हम लोग अपनी वेबसाइट का हेड और मेन कंटेंट और फुटर उसको अलग अलग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जैसे बॉडी टैग हो गया हमारा, उसके अंदर बाकी टैग्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स में उसको कन्वर्ट कर अलग अलग कर रहे होते हैं। तो फिर उसको जो मेन होता है ना, मेन टैग के अंदर जितना भी कंटेंट होता है उसको पता चल जाता है कि ये मेरा कंटेंट जरूरी है। फिर इस बेस पे वो क्या हो रही थी, हमारी रैंकिंग हो रही थी, एसईओ बेहतर हो रही होती, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए सेमेंटिक टैग्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं इसको फिलहाल रिमूव। आ जाते हैं स्लाइड्स पे दोबारा। ये तो हमारे पास हो गया। अच्छा, ये राइट टैग्स, यानी कि राइट टैग्स मैंने आपको पहले बताया, हेडिंग टैग आपने उस जगह इस्तेमाल करना जहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है। जैसे कि आपको H1 यहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये नहीं कि आपको किसी टेक्स्ट को बड़ा दिखाना है तो उसके लिए आपने क्या यूज किया, H1 को यूज कर लिया, ऐसा नहीं करना। उसके लिए हमारे पास बिग का टैग, हमारे पास बिग टैग है जिसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा दिखेगा। तो ये नहीं कि कोई हेडिंग टैग यूज करने के बजाय प्रॉपर टैग्स को इस्तेमाल करना है, राइट टैग्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, इनसाइड मेन टैग, अब मैंने आपको बता दिया 3 टैग्स होते हैं हमारे पास, सेमेंटिक हेडर हो गया, मेन हो गया और फुटर हो गया, ठीक है। और जिनके नाम से पता चले कि इनका काम क्या है तो हमारे पास क्या होता है, सेमेंटिक टैग्स होते हैं। तो उन सेमेंटिक टैग्स में क्या था, हमारे पास एक मेन टैग था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था हमारी पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट होता है ना, मेन कंटेंट, हेडर और फुटर को छोड़ के जितना भी बीच का कंटेंट होता है वो किस में आ रहा होता है, मेन टैग के अंदर आ रहा होता है। तो उस मेन टैग के अंदर हम लोग 3 टैग्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे टैग्स को इस्तेमाल करोगे लेकिन हम 3 टैग्स को भी इस्तेमाल करोगे। एक होगा सेक्शन टैग, एक होगा आर्टिकल टैग और एक होगा हमारे पास असाइड टैग। अब इन 3 टैग्स को देख लेते हैं ये होता क्या है। अब ये सेक्शन टैग होता क्या है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। सेक्शन, अब फॉर अ सेक्शन ऑन योर पेज, अब इस चीज का क्या मतलब है, इसको मैं आपको VS कोड में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा एक मेन टैग है, इस मेन टैग के अंदर मैंने क्या किया, मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है। एक पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, मेरी स्किल्स हैं। मैं चाहता हूँ ये मेरे प्रोजेक्ट्स अलग हो जाएं, स्किल्स अलग हो जाएं और ये चीजें सब कुछ अलग अलग हो। तो मैं क्या करूंगा, एक सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। सेक्शन में मैंने क्या कर दिया, एक्सपीरियंसेस मैंने अलग कर दिए, ठीक है। और दूसरा सेक्शन मैंने बना दिया, अभी बाजार में सिर्फ हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे जो हम आगे जाके डिटेल में पूरा पूरा सेक्शन बना रहे होंगे जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने प्रोजेक्ट्स दे रहे होंगे, अबाउट या कॉन्टैक्ट के अंदर हम पूरी पूरी डिटेल्स दे रहे होंगे। फिलहाल मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर मैंने अबाउट दे दिया या स्किल्स दे दी, बल्कि मैंने स्किल्स, ठीक है। और लास्ट में मैंने दे दिया अपने प्रोजेक्ट्स दे दिए।
तो मेरे एक्सपीरियंसेस और स्किल्स और प्रोजेक्ट्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। सेक्शन, ठीक है, और इसके अंदर मैंने दे दिए प्रोजेक्ट्स। तो अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो ये तीन चीजें यहाँ पे यूं लिखी हुई आई हैं। अब आप बोलोगे इसको तो हम पी टैग से भी लिख सकते थे। देखो अब ये चीजें डिवाइड हो गई हैं, कितने सेक्शंस में, 3 सेक्शंस में। ठीक है, किस तरह, अब मैं जो भी एक्सपीरियंस के अंदर लिखूंगा तो मैं जब सेक्शन पे जाके होवर करूंगा तो पूरा एक सेक्शन बना हुआ होगा। ठीक है, अब पूरा आसानी होगी कि मुझे पता होगा कि इस सेक्शन के अंदर मैंने ये काम किया हुआ है। सही है, तो हम लोग सेक्शंस बनाते हैं। ठीक है, अपनी जो प्रोजेक्ट्स हो गए, अपना जो अबाउट का हो गया उसका सेक्शन बना देते हैं, कॉन्टैक्ट का सेक्शन बना देते हैं। तो वेबसाइट में हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर होंगे जिसके बड़े बड़े सेक्शंस होंगे, बड़ी बड़ी चीजें लिख रहे होंगे। ठीक है, जिसका आपस में लिंक होगा तो उसका हम क्या करेंगे, एक सेक्शन बना देंगे। जिनका लिंक नहीं होगा उसको अलग सेक्शन में कर देंगे। तो सेक्शन से क्या होगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी चीजों को मैनेज करना। ठीक है, जैसे कि मैंने एक्सपीरियंसेस में मैंने बहुत सारी चीजें लिखी तो उसका मैंने एक सेक्शन बना दिया। जब एक्सपीरियंसेस खत्म हुए उसके बाद मुझे पता है मैंने अभी स्किल्स पे काम करना है, तो मैंने फिर स्किल्स का अलग से सेक्शन बना दिया। फिर उसके बाद मुझे पता है स्किल्स का मैंने बहुत सारा काम कर लिया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, अब मैंने प्रोजेक्ट्स का सेक्शन बना लिया। तो इस तरह हम लोग अपनी वेबसाइट का जो मेन कंटेंट होता है, मेन टैग के अंदर जितना भी कंटेंट होता है उनको सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो सेक्शन टैग का क्या काम कर होता है कि अपने कंटेंट को थोड़े थोड़े पार्ट में अलग अलग सेक्शंस में कन्वर्ट करना। अब ये चीज हमारे पास होगी सेक्शंस। अब आ जाते हैं आर्टिकल। अब आ जाते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल बेसिकली देखो, अपनी वेबसाइट पे आप कोई भी स्टोरी लिखना चाहते हो, ठीक है, किसी भी चीज की कोई इंफॉर्मेशन या हिस्ट्री लिखना चाहते हो, या किसी भी चीज को कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस आर्टिकल टैग का यूज कर सकते हो। ठीक है, वही बेसिकली आर्टिकल लिखोगे। ठीक है, जैसे कि सेक्शन लिखा था मैंने और उस आर्टिकल के अंदर लिख लोगे। अब आ जाते हैं असाइड टैग पे। फॉर कंटेंट असाइड मेन कंटेंट। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर लिख लिया सेक्शंस। ठीक है, सेक्शंस के बाद मैंने लिख लिया इसके अंदर आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स लिख लिए। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसा कंटेंट दिखाना चाहता हूं, ठीक है, जो कि मेरा मेन कंटेंट नहीं है। अब ये मेरा मेन कंटेंट था, सेक्शंस मेरे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जो मैं गूगल को बता रहा हूँ कि इसके भाई इसको देख के तुमने मेरी रैंकिंग करनी है। ठीक है, ये मेरी एसईओ का पार्ट है, तो ये आर्टिकल्स भी उसी का पार्ट है। लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसा कंटेंट देता हूँ या मैं अपनी वेबसाइट पे कोई ऐड चलाता हूँ जिसका मेरे मेन कंटेंट, यानी कि जो मेन टैग के अंदर जितना भी मेरा मेन कंटेंट है ना, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इररेलेवेंट है या उसको इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो वो मैं किसके अंदर लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा असाइड टैग के अंदर। जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती ना, ठीक है, वो हम किसके अंदर लिखते हैं, असाइड टैग के अंदर। यानी कि जो कोई ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट में असाइड और सेक्शन और आर्टिकल के टैग के बाद एक ऐड चलाऊं, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं असाइड टैग के अंदर लिखूंगा दिस इज एन ऐड। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अलग कर देते हैं इस चीज को, कि हम बता देते हैं गूगल को ये हमारी मेन कंटेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो वो इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, और बाकी चीजों को बाकी चीजों की बिहाफ पे क्या करता है, रैंकिंग कर रहा होता है। ठीक है, असाइड टैग के अंदर आप वो चीजें लिखते हो जो इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, आपके मेन कंटेंट का हिस्सा नहीं होती। इसके अंदर हम ज्यादातर साइड बार लिखे होते हैं। ठीक है, साइड बार जो बने होते हैं ना, तो वो ज्यादातर इसके अंदर लिखे जा रहे थे। और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, जब आप प्रॉपर वेबसाइट बनाओगे ना, तो उसके अंदर आप ये असाइड टैग को यूज कर रहे होगे। अब आ जाते हैं एंकर टैग के ऊपर। एंकर टैग तो हम लोग पहले भी पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहा था कि आप अगर आपको बिल्कुल एचटीएमएल नहीं आती, या अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, आपने पहला पार्ट नहीं देखा, तो आप पहला पार्ट देख लो, क्योंकि इसके अंदर मैंने बॉयलर प्लेट कोड के बारे में नहीं बताया। अब देखो यहाँ पर एंकर टैग दोबारा से आ गया, हालांकि मैं पहले एंकर टैग डिटेल से करवा के आ चुका हूँ। अब क्यों आया, क्योंकि अब इसके अंदर एडवांस चीजें आती हैं। ठीक है, अब ये चीजें मैंने पहले आपको नहीं बताई थी, क्योंकि पहले समझना थोड़ा मुश्किल था। अब इसके अंदर हम लोग बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं तो बाकी चीजों को लेके चलूंगा, अब पुरानी चीजें तो नहीं बताऊंगा। तो अगर आपको जब पुरानी चीजें नहीं पता होंगी तो आप इसको किस तरह कवर करोगे। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप पहले पार्ट को देख लो, उसके बाद इस पार्ट को देखो, तो सारी चीजों को इजीली समझ लोगे। अब देखो एंकर टैग हम लोग पहले भी कवर करके आ चुके हैं। ठीक है,
हमारे टेक्स्ट को, यानी कि अगर हम एक पेज से दूसरे पेज या अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग का यूज करेंगे। अब एंकर टैग क्या करता है, मैं आता हूं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा ए एंकर टैग। अब मुझे पता है HRF में जो भी मैं लिंक दूंगा एंकर टैग मुझे वहां पर लेकर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं गूगल का लिंक ले लूंगा, गूगल, ठीक है। तो यहां से इसको सिंपली क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इस एच आर एफ में क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब मुझे पता है ये मुझे इस लिंक पर लेके जाएगा, लेकिन मुझे इस एंकर टैग जहां पे ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा गूगल। अब ये टेक्स्ट कहां पे शो होगा, मेरे वेब पेज पे शो होगा, और इस वेब पेज पे शो हुआ। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे कहां पे ले जाएगा, जो मैंने लिंक इसको दिया वहां पर ले जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो मुझे गूगल की वेबसाइट पर लेकर आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने इसको कौन सा लिंक दिया है, गूगल का लिंक दिया है। लेकिन यहां पर हम लोग चाहते हैं कि ये मुझे इसी बार के अंदर क्या कर रहा है, लेकर गया गूगल में। मैं चाहता हूं ये बार वैसा का वैसा रहे, मुझे ये नेक्स्ट बार में लेके जाए, अलग से एक बार यहाँ पर ओपन हो और मुझे उसके अंदर गूगल में लेके जाए। तो ये हम लोग किसकी मदद से करेंगे, तो ये हम लोग किसकी मदद से करेंगे, टारगेट एट्रीब्यूट की मदद से। जो हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है, आपको आपको जो भी लिंक होता है उसको नेक्स्ट बार में ओपन करवाता है। किस तरह, मैं VS कोड में आया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया, सिंपली जहां पे ये लिंक था इसके बाद मैंने इसको दिया स्पेस, मैंने इसके अंदर लिखा टारगेट, टारगेट के अंदर अपनी अंडरस्कोर और मेन लिख देना बस। और अब जब आप यहां पर आओगे, ठीक है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, अब क्या होगा, ये मुझे अलग एक न्यू बार ओपन करेगा, वहां पर मुझे ये गूगल पर लेके जाएगा, ठीक है, जो मैंने इसको लिंक दिया है। तो अब क्या हुआ, एक अलग से बार ओपन हुआ और उस वेबसाइट पे लेके गया जिसका मैंने इसको लिंक दिया था। तो टारगेट एट्रीब्यूट का ये मतलब होता है, ये काम होता है, ठीक है, कि आप जो भी इसको लिंक दोगे उसको अलग बार में ओपन करके देगा आपको, ठीक है। तो समटाइम्स आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे कि कुछ लिंक्स पे आप क्लिक करते हो तो वो उसी वेब पेज के अंदर खुल जाते हैं, लेकिन कुछ लिंक्स क्या होते हैं, अलग से एक साइड बार, अलग से बार ओपन होता है, वहां पर खुलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया हुआ होता है, टारगेट के एट्रीब्यूट को यूज किया हुआ होता है। अब आ जाते हैं, अब देखो हमें पता है कि VS कोड में मैं आया, अब मैंने यहाँ पे देखो गूगल लिखा, अब मैं चाहूं तो यहाँ पर हमाद लिखूं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, हमाद हो जाएगा, लेकिन मुझे लेके वो सेम जगह पे जाएगा क्योंकि मैंने HRF में लिंक इसका दिया, गूगल का दिया। तो हम इसके अंदर कोई भी चीज लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि इस ए की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान जो मैंने हमाद लिखा है, यहाँ पे जो भी चीज लिखूंगा वो क्या बन जाएगी, क्लिकेबल बन जाएगी। उसमें मैं क्लिक करूंगा तो मुझे कहाँ लेके जाएगी, उस लिंक पे ले जाएगी जो मैं इसको प्रोवाइड किया। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पर बीच में इमेज दूं तो वो इमेज भी क्लिकेबल बन जाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। किस तरह, हम लोग स्लाइड से देखेंगे। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ये ए टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में एक इमेज का टैग दिया हुआ है। तो इमेज के टैग के नीचे लिखा हुआ है क्लिकेबल पिक। अगर आपको अपनी तस्वीर को, किसी भी फोटो को क्लिकेबल बनाना है, ठीक है, आप चाहते हो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करके ना जाऊं, मैं किसी तस्वीर पे क्लिक करके किसी वेबसाइट पे चला जाऊं या किसी पेज पे चला जाऊं, तो ये पॉसिबल है। किस तरह, अब मुझे पता है इस एंकर टैग के दरमियान में मैं जो भी चीज लिखूंगा, ठीक है, वो क्लिकेबल बन जाएगी। मैंने यहाँ पे हमाद लिखा, वो क्लिकेबल बन गया। क्या हो कि अगर मैं यहाँ पर इमेज का टैग लिखूं तो क्या मेरी इमेज क्लिकेबल बनेगी, तो बिल्कुल बनेगी। किस तरह, इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। आपको पता है सोर्स के अंदर आप जो भी चीज दोगे, जो भी इमेज दोगे, ठीक है, उसको क्या कर देगा, वो इमेज आपके वेब पेज पे शो कर देगा, ठीक है। और मैंने किसके दरमियान पे लिखा है, एंकर टैग पे। तो एंकर टैग क्या कर देगा, उसे क्लिकेबल बना देगा और उसके एट्रीब्यूट में जो भी लिंक दोगे उसको वहां पर लेके जाएगा। अब मैंने एंकर टैग के दरमियान में इमेज को लिख दिया, यानी कि उस इमेज को क्लिकेबल बना दिया है, और उस एंकर टैग के अंदर जो भी लिंक दिया है उस इमेज पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस लिंक पर लेके जाएगा। अब इसको हम देखते हैं। मैं चाहता हूं मुझे कोई इमेज मिल जाए, तो मैं यहाँ पे गूगल पे लिखता हूँ, ठीक है, गूगल, यहां से कोई एक इमेज उठा लेते हैं। तो ये गूगल की इमेज है, ठीक है।
इसको मैंने क्या किया, कॉपी इमेज एड्रेस। तो यहाँ पर मैं आया। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एक चीज बताना भूल गया था कि जो हमारे पास ऑल्ट होता है ना, तो बेसिकली ये उस जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैं किसकी इमेज लगा रहा हूँ, गूगल की। तो मैंने यहाँ पे लिखा गूगल, तो ये, सॉरी मैंने सोर्स में लिख दिया है। तो देखो ऑल्ट हमारे पास वब इस्तेमाल होता है, समटाइम्स हमारा इंटरनेट प्रॉब्लम होता है, समटाइम्स वेबसाइट प्रॉब्लम होता है, तो क्या होता है, हमारी इमेज या हमारी वीडियो की भी जिक्र नहीं करते, इमेज हमारी लोड नहीं हो पाती। तो यूजर को बताने के लिए कि ये इमेज किस बारे में थी, ठीक है। तो अगर हम हमारी इमेज लोड नहीं होती या वेब इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आता है, तो यूजर को दिखाई दे जाए, ठीक है, इमेज की जगह कोई टेक्स्ट दिखाई दे जाए। तो किस तरह दिखाई देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इमेज नहीं दी, तो मैं जब यहाँ पर आऊंगा ना, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, गूगल लिखा हुआ आ गया। क्यों लिखा हुआ है, ये ऑल्ट की मदद से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जब आपकी इमेज लोड नहीं हो पाती ना, या इमेज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी जगह क्या होता है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट पे भी क्लिक करके मैं जा सकता हूँ। तो अभी क्यों नहीं आ रही इमेज, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी सोर्स नहीं दिया इसको। तो अभी मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे सोर्स दे दूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसको इमेज दे दूंगा, उसके बाद ये चीज शो नहीं होगी, ये चीज वब शो होगी, ऑल्ट वाली जो इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है, ये चीज वब शो होती है हमारे पास जब हमारी इमेज लोड नहीं हो पाती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इमेज की जगह वो टेक्स्ट शो हो जाता है। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि एंकर टैग के दरमियान में मैंने इमेज का टैग लगा दिया। एंकर टैग क्या कर देता है, चीजों को क्लिकेबल बना देता है। ये टेक्स्ट लिखोगे तो मैंने एंकर टैग के बीच में इमेज लिख दी, तो इमेज क्या बन गई, ये देखो क्लिकेबल बन गई। आपको पता है एंकर टैग के ओपनिंग टैग के अंदर आर्ट्रीब्यूट होता है HRF, उसके अंदर मैं जो भी लिंक दूंगा, तो एंकर टैग के अंदर जो भी चीज होगी ओपनिंग क्लोजिंग टैग के दरमियान में क्लिकेबल जो है, उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे उसी लिंक पर लेके जाएगा। तो अब ये क्लिकेबल बन गई इमेज। तो इस इमेज पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे कहां पर ले आएगी, उसी वेबसाइट पे जो मैंने एंकर टैग के आर्ट्रीब्यूट HRF में दी है। तो इस तरह हम लोग अपनी इमेजेस को भी क्लिकेबल बना देते हैं, किसकी मदद से, एंकर टैग की मदद से। तो अब ये चीज हमारे पास होगी। अब आ जाता है नेक्स्ट। अब देखो ये इमेज आ गई, इमेज के अंदर हाइट है और विड्थ है, ठीक है। वैसे तो हम लोग ये चीजें CSS में करते हैं, लेकिन मैं आप लोग को ये चीज करवा ही देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक ऑलरेडी इमेज आई हुई है, सही है। तो अभी फिलहाल हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ, तो इस मेन टैग को भी हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब मैं लिख लेता हूँ इमेज। अब इमेज के सोर्स के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, वही दे देता हूँ लिंक, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ऑल्ट है, ठीक है, इसके बाद लिखो, चलो इसके बाद लिख लेते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा हाइट। अब देखो इसकी हाइट क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पर आया ब्राउजर में, इसकी हाइट क्या है, अभी इसकी हाइट बहुत कम है, मैं चाहता हूँ इसकी हाइट क्या हो, बढ़ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली मैं लिख लूंगा 45 पिक्सल। तो जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो ये तो छोटी होगी, क्योंकि इसकी 45 पिक्सल से बड़ी थी। तो इसको हम लोग कर लेंगे तकरीबन 450 पिक्सल कर लेते हैं, 450। तो अब क्या होगी, ये बड़ी हो गई। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, ये देखो इसकी सिर्फ लंबाई नहीं बढ़ी हुई, इसकी विड्थ भी बढ़ी हुई है। तो अगर मैं इसकी विड्थ क्या कर दूं, 300 कर दूं, अब क्या होगा, अब ये पतली होगी। तो देखो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विड्थ और हाइट एक साथ नहीं लिखते, क्योंकि देखो जब मैं हाइट को बड़ा करूंगा ना, तो विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। किस तरह, देखो अभी मैंने इसको क्या दी हुई है, 450 हाइट दी हुई है, सही है। तो मैं इसको विड्थ देता हूँ, ठीक है, विड्थ भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, 450 दे देता हूँ। तो अब देखना अभी भी ये वैसा रहा, लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूं, 700 कर देता हूँ, तो देखो हाइट भी साथ में बढ़ रही है, विड्थ भी बढ़ रही है और साथ में हाइट भी बढ़ रही है।
तो हमें दोनों चीजें साथ देने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली अगर जब भी हम दोनों चीजें साथ देते हैं ना, तो इसके अंदर कोई ना कोई अजीब सी चीज हो जाती है, वो हमारी फोटो अजीब सी हो जाती है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, हाइट को भी एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको भी कर देता हूँ 700। तो देखो अभी तो बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों को सेम दे दी। लेकिन जब मैं इसके अंदर ना 500 कर दूंगा, ये कुछ आगे पीछे करूंगा, तो देखो अभी कुछ इस तरह होंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सिर्फ हाइट या विड्थ देते हैं। हाइट देंगे तो विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, और विड्थ देंगे तो हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास आ गया डिव टैग। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सेमेंटिक टैग्स। सेमेंटिक टैग्स वो होते हैं जिनके नाम से पता चल जाए कि इनका काम क्या है। तो नॉन सेमेंटिक टैग्स वो होते हैं जिनके नाम से पता नहीं चलता इनका काम क्या है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है कि आखिर इनको इस्तेमाल करना क्या है, तो वो हमारे पास आ जाता है नॉन सेमेंटिक में। तो नॉन सेमेंटिक में हमारे पास ये डिव टैग भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली डिव का हमें काम नहीं पता चलता कि डिव का हमने इस्तेमाल क्या करना है, या डिव का अपना स्पेसिफिक काम क्या है। तो बेसिकली डिव का अपना स्पेसिफिक कोई काम नहीं होता, ठीक है, और ये हमारे पास नॉन सेमेंटिक टैग्स में आ जाता है इस वजह से क्योंकि इसके नाम से हमें पता नहीं चल रहा था इसका काम क्या है, और वैसे भी इसका हमें नहीं पता है कि इसका स्पेसिफिक खुद का क्या काम है। जैसे कि पी का है ना कि टेक्स्ट लिखना, पैराग्राफ लिखना, एच आर का क्या है, लाइन को ब्रेक करना, हॉरिजॉन्टल बीच में एक लाइन ले आना, ठीक है। बी आर का क्या, ब्रेक करना लाइन को, नेक्स्ट लाइन में ले जाना। तो हर टैग का एक स्पेसिफिक काम होता है। तो डिव टैग का कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। The div tag in HTML is a container that is used to group other HTML elements together and apply styles to them as a unit। देखो div tag जो होता है हमारे पास, तो उसके अंदर HTML के बाकी टैग्स और एलिमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसको एक ग्रुप बना सकते हैं और उस पूरे ग्रुप पे एक साथ स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ 5 पैराग्राफ में लिखूं, ठीक है, उन पांचों पैराग्राफ पे सेम स्टाइलिंग हो, या 5 हेडिंग्स डालूं, उन पांचों हेडिंग्स पे सेम स्टाइलिंग हो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर हेडिंग पे बार बार स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। ऐसा मैं क्या करूं कि उन पांचों को ना एक साथ में स्टाइल कर दूं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिव टैग का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिकली एक डिव बना दी, ठीक है। अब इस डिव के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने h1 लिख दिया, मैंने h3 लिख दिया, ठीक है, मैंने h2 लिख दिया, मैं चाहता हूं इन तीनों पे मैं स्टाइलिंग करूं, लेकिन एक साथ करूं। वैसे अगर मैं करता तो मैं पहले h1 पे करता, फिर h2 पे करता, फिर h3 पे करता। सेम स्टाइलिंग करनी है, यानी कि मैं चाहता हूं इसका मैंने कलर चेंज करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक क्लास दे दी, ठीक है, इसको हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। इसको मैंने दे दिया नाम ए का, ठीक है। तो मैं इस पे स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, तो अभी आपने इस चीज को इग्नोर करना है, ठीक है। मैं वैसे आपको CSS स्टाइल करते हैं, ठीक है। स्टाइल में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग डॉट ए करके कॉल करते हैं क्लास को, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने इसको बोला कि इनको जो कलर है ना, तुम क्या कर देना, कलर इनका ब्लू कर देना। अभी आपने CSS को इग्नोर करना है, आपको बेसिकली डिव टैग का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिव टैग को इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखो डिव टैग के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को, टैग्स को लिख रहे होते हो, जिनको आप एक साथ स्टाइल करना चाहते हो, ठीक है। यानी कि आप सेम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो, तो आप सबको एक डिव में लिख के स्टाइलिंग कर सकते हो। किस तरह, देखो अब हमारे पास मैंने एक डिव लिखा, उसके अंदर ये 3 चीजें लिख ली। अब ये क्लास क्या होता है, क्लास बेसिकली हमारे पास हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे इसको डिटेल से, लेकिन आपको मैं वैसे बता देता हूँ। क्लास हमारे पास होता है, ये हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए बता देते हैं कि देखो जब भी मैं CSS की फाइल में जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे कुछ टैग्स है ना उनको स्टाइल करना है। तो मैं उनको डॉट क्लास, यानी कि जो मैंने उसको क्लास नेम दिया ना, यानी कि इस डिव को मैंने क्या दिया, क्लास ए दे दिया। तो मैं इस डिव को क्या कर रहा हूँ, डिव के अंदर जितनी भी चीजें उसको क्या करना है, मैंने स्टाइल करना। तो मैं इसको CSS में क्लास यानी कि डॉट की मदद से क्लास की नेम लेके इसको कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लास क्या लिए, ए लिए, तो मैंने डॉट करके, यानी कि जो स्टाइल का टैग हमारे पास इस्तेमाल होता है, अगर आप HTML की फाइल में भी CSS का काम करना चाहते हो, स्टाइलिंग करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो।
तो अभी इसको डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैंने डॉट और क्लास का नेम लिख के कॉल किया, मैंने बोला इसको क्या कर दो, कलर ब्लू कर दो। तो देखो डिव की क्लास को मैंने कॉल किया और डिव के अंदर क्या है, तीनों चीजें। तो मैंने किस पे अप्लाई की कलरिंग, इस डिव पे की है। तो डिव के अंदर क्या है, ये तीन चीजें। तो अब ये तीनों चीजों पे अप्लाई हो जाएगी। अब मैं यहां पर आऊंगा, तब ये तीनों का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसको एक ही डिव में लिखा। अगर इसको मैं डिव में ना लिखता तो मुझे हर चीज को अलग अलग करके स्टाइल करना पड़ता। तो डिव क्या करता है हमारे पास, किसी भी चीजों पे ना, किसी भी चीजों पे सेम स्टाइलिंग करनी हो, किसी के ग्रुप ऑफ टैग्स पे या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे सेम स्टाइलिंग करनी हो, तो उसको हम लोग एक डिव के अंदर लिख लेते हैं। और डिव को हम लोग आगे जाके बहुत सारी चीजों के इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ स्टाइलिंग ऐसी होती है, ठीक है, हमारे पास, कि उसको लिए हम लोग डिव को इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ चीजें हम लोग डिव के अंदर लिख के उसके ऊपर एक साथ स्टाइलिंग कर रहे होंगे। तो डिव का आगे जाके जब हम लोग सीएसएस करेंगे तो हमें सही तरीके से इस्तेमाल नजर आएगा। ठीक है, एक कंटेनर है, डिव को आप समझ लो एक कंटेनर है जिसके अंदर बाकी टैग्स को और एलिमेंट्स को आप लिख सकते हो, किसके, एचटीएमएल के। ठीक है, अब लेकिन एक चीज मैंने आपको इंपॉर्टेंट समझानी थी। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिव लिखा, ठीक है, अब डिव के अंदर मैंने लिख लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया एक पी का टैग लिख लिया। इस पी के टैग के अंदर मैंने लिख लिया हम्माद। ठीक है, अब देखो ये सिंपल लिखा हुआ है, इसको मैं पी से भी लिख सकता था। अब डिव टैग क्या करता है हमारे पास, मैं यहाँ पर आऊंगा इंस्पेक्ट पे। तो देखो इंस्पेक्ट पे क्या होता है हमारे पास, बॉडी में आया, अब बॉडी में क्या है मेरे पास, ये डिव का टैग है। अब देखो डिव ने क्या किया है, पूरी विड्थ 100% विड्थ को क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। ठीक है, इसको मैं अगर पी टैग को हटा भी दूं ना तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम डिव में भी लिख सकते हैं। तो इसने क्या किया हुआ है, इसने पूरी 100% विड्थ को क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है ब्लॉक्ड एलिमेंट टेक फुल विड्थ। तो ये जो हमारे पास डिव होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास ब्लॉक्ड एलिमेंट होता है। ब्लॉक्ड एलिमेंट यानी कि इन्होंने पूरी की पूरी विड्थ घेरी हुई होती है। बेशक इनका काम थोड़ी सी जगह पर हो गया, लेकिन इन्होंने पूरी की पूरी जितनी भी विड्थ है उसको घेरा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास डिव क्या करता है, डिव के टैग के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे तो वो क्या करेगी, पूरी 100% विड्थ को कवर करेगी। जिस तरह यहां पर मैं आऊं इंस्पेक्ट पे, मैंने आपको दिखाया, ठीक है, इसने क्या किया हुआ था, 100% विड्थ को क्या किया हुआ था, घेरा हुआ था। अब कल को मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, इस विड्थ को डिव के अंदर मैंने क्या कर दिया, स्टाइल, इसको मैंने कलर दे दिया। ठीक है, कलर मैंने इसको दे दिया ब्लू। अब देखो ये इनलाइन सीएसएस होती है, इसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, और सॉरी इसको बैकग्राउंड कलर देना था, तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसको क्या दे दिया, ब्लू दे दिया। अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा फैल गया। क्यों, क्योंकि मैंने इसको बोला बैकग्राउंड कलर, तो इसका बैकग्राउंड क्या था, इसने तो पूरा कवर किया हुआ था, तो पूरी विड्थ को कवर किया था, तो उसने क्या कर दिया, पूरी की पूरी जगह को क्या कर दिया, इसी पूरी की पूरी जितनी भी विड्थ इसने गिरी हुई थी उसका बैकग्राउंड क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। तो ये जो हमारे पास डिव्स होती है ना, तो ये क्या करती है, बेसिकली ये ब्लॉक्ड एलिमेंट्स होते हैं, ये पूरी की पूरी 100% विड्थ को घेर कर रखते हैं। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये जब आप सीएसएस कर रहे होगे ना, ठीक है, इसके ऊपर स्टाइलिंग कर रहे हो तो अब ये चीज आपको बहुत काम आएगी, कि अब आप इसके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रहे होगे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टैग की तरफ। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से, तो नेक्स्ट टैग हमारे पास है स्पैन टैग। बेसिकली स्पैन टैग भी हमारे पास नॉन सेमेंटिक टैग है। ठीक है, इसके भी नाम से हमें पता नहीं चलता, और इसका भी सेम काम है। ठीक है, डिव की तरह इसके अंदर भी हम लोग बाकी टैग्स को लिख रहे होंगे। द स्पैन टैग इज अ इनलाइन कंटेनर यूज्ड टू मार्क अप अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर भी हम बाकी टैग्स को और एलिमेंट्स को लिख रहे होंगे। इसके अंदर और डिव के अंदर फर्क क्या है, देखो मैंने आपको डिव को बताया, डिव क्या ब्लॉक्ड एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि 100% विड्थ को घेर के रखता है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट जितना भी डॉक्यूमेंट, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा इसके अंदर, ये बस उतनी चीज को घेरेगा। किस तरह, मैं यहां पर आया,
मैंने यहाँ पे लिखा स्पैन, स्पैन के अंदर लिखा मैंने हमाद। अब मैं आया दोबारा से, आपको पता है किस तरह हम लोगों ने चेक किया था। मैं यहाँ पर आया, इंस्पेक्ट किया मैंने, इंस्पेक्ट पे गया। अब मैंने क्या करना है, स्पैन पे जाना है, ठीक है। बॉडी पे गया, बॉडी के अंदर क्या स्पैन है। तो अब देखो पहले उसने 100% वेट को गिरा हुआ था जब मैंने इसको डिव में लिखा था। अब मैंने इसको स्पैन में लिखा है, तो अब क्या हो गया, इसको जितनी जगह पे ये टेक्स्ट लिखा है उतनी जगह के क्या हो गया, वो चीज उसने गिरी हुई है, ठीक है, वो जगह कहीं कलरफुल हो गई है। तो अगर इस स्पैन के अंदर मैं कोई कलरिंग करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आया, इसके अंदर मैंने स्टाइल, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कर देता हूँ ब्राउन। तो जब मैं इसको यहाँ पर आगे देखूंगा तो क्या हुआ, सिर्फ इतना सा पार्ट क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। स्पैन क्या होता है, हमारे पास इनलाइन एलिमेंट होता है, जितना भी टेक्स्ट, जितना भी मटेरियल, जितना भी कंटेंट इसके अंदर आता है, ये बस उतनी विड्थ को घेरता है, उसके अलावा नहीं घेरता। तो ये फर्क था हमारे पास डिव का और स्पैन का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो हमारे पास लिस्ट इन HTML, लिस्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ लिस्ट डेटा। देखो हमारे पास HTML में लिस्ट भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो तरह की लिस्टिंग हमें दिखाई गई है, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। इसको हम लोग डिटेल से VS कोड में जाके देखेंगे कि HTML में हम लोग लिस्ट किस तरह बना सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने VS कोड में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी, इसको हम लोग थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। मैंने दबाया शिफ्ट ऑल्ट और F, तो ये जगह पे आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे लिस्ट बनानी है, ठीक है। मुझे फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है। मैं चाहता हूँ फ्रूट लिखूं और फ्रूट के नीचे बाकी सारी चीजों के नाम लिखूं। तो मैं किस तरह लिख सकता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा UL। अब UL का काम क्या होता है, UL हमारे पास वब इस्तेमाल होता है जब हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिससे हमें नहीं पता चले कि पहली चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है, ठीक है। किस तरह, मैंने यहाँ पे लिखा LI। अब LI वो होता है कि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डेटा बता रहे होते हैं कि अपनी लिस्ट के अंदर कौन सा डेटा हम देना चाहते हैं। मैंने आपको बताया फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो मैं ऊपर यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है, H1 डाल के फ्रूट्स, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एप्पल, ठीक है। और सेकंड, अब मुझे दूसरी लिस्ट मैं चाहता हूँ एक एक लाइन में एप्पल आ गया, उसके नीचे लिस्ट बन के दूसरी चीज है, तो वो क्या है, ऑरेंज है, ठीक है। उसी तरह नीचे आ जाए एक और, बनाना, ठीक है। और लास्ट में एक हम लोग चीज कर लेते हैं, मैंगो। तो देखो अब मैंने इस UL के अंदर, अब UL क्या होता है, LI क्या होता है, मैं आपको ब्राउजर पे पहले दिखा देता हूँ ये शो किस तरह होगा। अब देखो ये तो मेरा क्या था, H1 से हेडिंग आ गई। अब ये क्या है, अब देखो ये जो एप्पल ऑरेंज बनाना मैंगो लिखा हुआ है, ये किसकी मदद से लिखा हुआ है, LI, यानी कि जिस लिस्ट LI के टैग के अंदर मैंने लिखा था ना, तो वो हमारा डेटा होता है जो हम लिस्ट में डेटा देना चाहते हैं, तो वो LI की मदद से लिखते हैं। तो ये जो बुलेट पॉइंट्स आए ना, ये जो डॉट 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 बने हैं, ये किसकी मदद से है, UL की मदद से। तो मैंने आपको बताया UL क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जिससे हमें पता नहीं चलता कि पहली चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिस्ट तो है, लेकिन ये नहीं पता चला पहली चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है। तो ये क्या किसकी मदद से है, UL की मदद से। तो इस तरह हम लोग क्या कर रहे होते हैं, UL के अंदर LI की टैग की मदद से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लिस्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। LI बेसिकली वो टैग होता है जिसके अंदर हम लोग लिस्ट का डेटा दे रहे होते हैं, और UL से हम बता रहे होते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, ठीक है। अनऑर्डर्ड से मतलब कि ये जो डॉट बने हुए हैं, इसको बाद में हम लोग जाके चेंज भी कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं CSS में, वो फर्दर बाद का काम है, ठीक है। फिलहाल हमें समझने की अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। मैं चाहता हूं इसी तरह, ये हेडिंग टैग को मैंने दोबारा से कॉपी किया। मैं चाहता हूं अब ऑर्डर्ड लिस्ट बने, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने दोबारा से इसको पेस्ट किया। अब मैं चाहता हूं कि बने ऑर्डर्ड लिस्ट बने, तो मैंने अब क्या लिखा, OL लिखा, ठीक है। और OL के अंदर भी हम क्या करेंगे, सेम चीजें कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने इस OL के अंदर आके पेस्ट कर दिया, ठीक है।
पेस्ट कर दिया। अब मैं आया, अब देखो दो तरह की लिस्टिंग बन गई, क्यों बन गई है, जिसके मैंने दो जगह बना दिया। अब ओएल और यूएल का फर्क हमें यहां से पता चलेगा। अब ये जो लिस्टिंग थी मैंने किसकी मदद से बनाई थी, यूएल, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर हमें पता नहीं चल रहा था कौन सी चीज पहली है, दूसरी है, तीसरी है। मैं चाहता हूं मुझे पता चले कि पहले नंबर पे कौन सा फ्रूट है, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा। तो मैंने अब क्या किया, उसको ओएल यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। किस तरह, पहले मैंने यूएल टैग का इस्तेमाल किया। तो बेसिकली यूएल टैग क्या होता है हमारे पास, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, यूएल टैग का। और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ओएल यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट टैग यानी कि ओएल टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ऊपर वाली जो लिस्ट बनाई किसकी मदद से बनाई, यूएल की, और नीचे की बनाई है वो ओएल। तो ओएल में क्या हुआ, 1 2 3 4 करके आया, क्योंकि मैंने इसको ओएल से बनाया था। और जिसके अंदर डेटा हम दे रहे थे वो सेम ही दे रहे थे, किसकी मदद से, एल आई टैग की मदद से। तो ये हमारे पास लिस्ट होती है, ठीक है। बेसिकली हम लोग ये लिस्टिंग बना रहे होते हैं, ठीक है। किसके अंदर बना रहे होते हैं, HTML के अंदर, ठीक है। अपने वेब पेज के ऊपर लिस्टिंग हम लोगों ने बनानी है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक और भी चीज हो सकती है, जैसे कि मैं चाहता हूं ये जो एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल के मेरे पास LI में लिखा हुआ आ गया। मैं चाहता हूँ इस एप्पल के बाद भी ना एक लिस्ट बनी हुई है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, बेसिकली यूएल लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है इस यूएल के अंदर मैं LI दूंगा, ठीक है। इस LI के अंदर मैंने लिख दिया एप्पल, तो बिग एप्पल कर देते हैं। वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस एप्पल की भी एक सब लिस्ट बन जाए। वो किस तरह बनेगी, तो मैंने क्या किया, इस एप्पल के साथ ही ना क्या कर दिया, इस एप्पल के साथ ही मैंने क्या कर दिया, एक यूएल दोबारा से बनाया, ठीक है। और उसके अंदर ये लिस्ट बना दी। तो अब क्या होगा, अब मैं जब ब्राउजर पे आऊंगा तो देखो अब क्या बन गई, इसकी सब लिस्ट बन गई। सॉरी सॉरी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ ये मेरे पास यहाँ थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। क्या हुआ, मेरे पास एक एप्पल की भी सब लिस्ट बनकर आ गई है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सब लिस्ट बना सकते हैं, किसकी मदद से, यूएल। अगर आप ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहो तो ओएल की मदद से। तो इस तरह की हम लोग लिस्टिंग बना रहे होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, HTML के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। दोबारा आ जाते हैं हम लोग स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। टेबल्स इन HTML। अब आ जाते हैं टेबल्स इन HTML। जिस तरह हमारे पास लिस्ट बनती है HTML के अंदर, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास टेबल्स का भी ऑप्शन होता है कि आप टेबल्स भी बना सकते हो HTML की मदद से, ठीक है। कहाँ पर, अपनी वेबसाइट पर। तो टेबल्स के लिए लिखा हुआ है, टेबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डेटा। अभी किसकी मदद से आप टेबल लिख सकते हो, ठीक है। आप TR, TD और TH, ये 3 टैग्स दिए गए हैं, ठीक है। मेन टैग तो हमारा टेबल ही होगा। अच्छा मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था टेबल के टैग को। तो टेबल के टैग के अंदर ये 3 टैग यूज होते हैं। अब देख लेते हैं टैग इस्तेमाल क्यों होते हैं। TR यूज टू डिस्प्ले टेबल रॉ। अच्छा इस TR को इस्तेमाल किया जाता है टेबल की रॉ को दिखाने के लिए, ठीक है। TD यूज टू डिस्प्ले टेबल डेटा। अब TD टैग को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि टेबल का जो भी डेटा होगा वो दिखाने के लिए। और TH यूज टू डिस्प्ले टेबल हेडर। तो टेबल का जो हेड यानी कि जिसकी हेडिंग होगी वो किससे शो होगी, इस TH टैग से। अब ये सारे इस्तेमाल किस तरह होंगे, आ जाते हैं इसके लिए VS कोड में। अच्छा अब देखते हैं वहां पर टेबल बनता किस तरह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल, टेबल का एक टैग लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब मुझे पता है कि मेरी टेबल में रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। अब वो रोज और कॉलम्स किस तरह बनेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको रोज बनानी है तो क्या करना है, TR का इस्तेमाल करना है। तो मैंने क्या किया, TR का इस्तेमाल किया। तो मेरे पास क्या बन गई, एक रॉ बन गई। अब इस रॉ पे मैंने एक हेडिंग देनी है। तो हेडिंग के लिए हमने कौन सा देखा था स्लाइड्स के अंदर, TH। तो इसके अंदर मैं कर लेता हूँ, TH लिखूंगा, तो एक हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग कौन सी होगी, नेम की। तो मैंने नेम की हेडिंग दे दी। मैं चाहता हूँ नेम हो, हेडिंग हो, और एक अलग अगला कॉलम बन जाए। तो अगला कॉलम बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है एक रॉ तो बन गई। अब रॉ में मैंने एक पहली दफा डेटा दे दिया। अब मुझे एक कॉलम और बनाना है। उसके लिए क्या करूंगा, सिंपल दोबारा TH लिखूंगा,
अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रोल नंबर। अब क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा खुद ब खुद। किस तरह, यहाँ पे मैं आया ब्राउजर पे, तो देखो यहाँ नेम आ गया और आगे रोल नंबर आ गया। अब ये रोल नंबर नेक्स्ट लाइन में नहीं गया, इसी रो में आगे आ गया, तो बेसिकली ये क्या बन गया, अगला कॉलम बन गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो दोनों चीजें मैंने लिखी हैं, हेडिंग्स दी हैं, इनके अंदर डेटा है। तो मैं अब क्या करूंगा, सिंपली अब मुझे पता है इस टी आर की मदद से क्या बना था, एक रॉ बनी थी, जिस रॉ के अंदर ये दो चीजें आ गई। अब मुझे इन दोनों का डेटा देना, उसके लिए मैं क्या अगली रॉ बनाऊंगा, किसकी मदद से, टी आर की मदद से। तो टी आर किस लिए होता है, रॉ बनाने के लिए। अब मुझे पता है पहले मैंने हेडिंग के लिए क्या बनाया था, टी एच। टी एच से मैंने हेडिंग दी थी, यानी कि टी एच टैग से क्या होता है, आप हेडिंग दे रहे होते हो किसको, अपने टेबल को। लेकिन आपने जो रॉ बनाई है टी आर की, उसके अंदर आपने क्या देना है, डेटा देना है, उस हेडिंग के नीचे डेटा देना है। तो मैंने एक रॉ बनाई टी आर की मदद से, अब मुझे उसको डेटा देना है। तो मैंने देखा था स्लाइड्स में, किसकी मदद से मैं डेटा दूंगा, टी डी की मदद से, यूज टू डिस्प्ले टेबल डेटा। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वीएस कोड पे दोबारा से। तो अब मैं लिखता हूँ टी डी। इस टी डी के अंदर मैं लिखता हूँ नेम की जगह हमाद, जैसे मैंने पहले टी एच में लिखा था। तो अब क्या हुआ, नेम के नीचे क्या आ गया, हमाद आ गया। ठीक है, तो इस तरह कुछ टेबल्स बन रहे होते हैं हमारे पास। अब मैं चाहता हूं, अब उस रोल नंबर की जगह, जैसे कि मैंने दोबारा टी एच, पहले टी एच लिखा था, उसके अंदर नेम लिखा था, फिर दोबारा टी एच लिख के सेकंड कॉलम बनाया था। तो अभी मुझे सेकंड कॉलम में अपना डेटा देना, तो मैं दोबारा यहाँ क्या करूंगा, टी डी बिल्कुल उसी तरह लिखूंगा जिस तरह मैंने टी एच लिखा था दोबारा से। अब मैं यहाँ रोल नंबर कुछ भी दे सकता हूँ, 2 3 4 5। अब जब मैं आऊंगा यहाँ ब्राउजर पे, तो आप कुछ नोट करोगे कि ये क्या है, ये बोल्ड है और ये लाइट है। ये बोल्ड इस वजह से क्योंकि हमने इसको किसके अंदर लिखा है, टीएच के अंदर लिखा है। तो टीएच को इस्तेमाल हम करते हैं टेबल्स की हेडिंग के लिए, ठीक है। और जो टीडी को इस्तेमाल करते हैं टेबल्स के डेटा के लिए। और जो इनकी रॉज बना रहे थे वो किसकी मदद से बना रहे थे, टीआर की मदद से। तो टीआर की मदद से रॉज बनती है, और इसके अंदर जो हम लोग डेटा दे रहे होते हैं, ठीक है, एक कॉलम में डेटा चाहिए तो टीएच करके लिखा, अगला चाहिए तो फिर टीएच करके लिखा, फिर अगला चाहिए। तो इस तरह जितने हमें बनाने होंगे हम बना लेंगे कॉलम्स भी, ठीक है। तो बेसिकली टी आर मैंने बनाया, टी आर के अंदर जो नेम था वो मैंने किसके अंदर लिखा, टी एच के अंदर। अब मुझे आगे एक और कॉलम बनाना था तो मैंने दोबारा टी एच लिखा, अब आगे और बनाना था तो दोबारा टी एच लिखता, ठीक है। इसी तरह जब मैंने ये लिख लिया, पूरी हेडिंग्स लिख ली लाइन वाइज, तो अब मुझे सेकंड रॉ में इसका डेटा लिखना है। तो बिल्कुल जिस तरह मैंने ये लिखा था ऊपर हेडिंग्स, बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर डेटा भी दूंगा, ठीक है। किसकी मदद से, अब मुझे सिर्फ टी एच की जगह क्या इस्तेमाल करना होगा, टी डी, जो मैंने यहाँ पे बीएस कोड में इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैंने टेबल का टैग बनाया, टी आर की मदद से दो रोज बना ली। एक रो में टी एच को इस्तेमाल किया नेम, और टी एच को इस्तेमाल करके रोल नंबर, ये दोनों हेडिंग्स आ गई। अब मुझे इसको डेटा देना, तो डेटा किसकी मदद से देते हैं, टी डी टैग की मदद से। तो इसकी मदद से मैंने इसको डेटा दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और रो बने, उसके अंदर भी मुझे डेटा देना है, ठीक है। अब वो मैं किसकी मदद से दूंगा, मैं सिंपल क्या करूंगा, इसी टी आर को कॉपी करूंगा, कॉपी किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 8 9 दफा मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या बन गई, लिस्ट बन गई, ओ सॉरी टेबल बन गया, ठीक है। तो जितने आपको नीचे रोज बनानी, तो आप रोज बना सकते हो, उसके अंदर डिफरेंट डेटा दे सकते हो। मैंने तो सिंपल एक जैसा डेटा दिया ना, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप इसके अंदर डिफरेंट डेटा दे सकते हो, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया टी आर, टी डी और टी एच, ठीक है। अब आ जाते हैं टेबल्स इन एच टी एम एल। अच्छा, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है, किस तरह से बनते हैं। टेबल्स का टैग होगा, ठीक है, उसके अंदर टी आर होगा। अब टी आर क्या होगा, हमारी रो के लिए होगा, जो हमने ये देखो ये रो है, ये नेम और रोल नंबर किस में लिखे हैं, एक रो में, और ये हमाद और ये जो नंबर्स लिखे हैं किस में लिखे हैं, एक रो में लिखे हैं। तो ये टी एच है, इसके अंदर नेम और रोल नंबर लिखा। तो ये जो पहला, ये टी आर ने क्या किया, ये दो बॉक्स यानी कि एक रो बनाई, उसके अंदर मैंने ये दो चीजें लिखी। तो टी एच की मदद से पहली चीज आई, टी एच की मदद से दूसरी चीज आई। फिर मैंने इसके अंदर डेटा देना था, तो फिर मैंने नेक्स्ट रॉ बनाई, जिस तरह मैंने ये बनाई थी उस तरह ये रॉ बनाई, टीडी की मदद से इसको क्या दिया, डेटा दिया। जैसे कि हमाद आ गया टीडी की मदद से, और टीडी की मदद से इसके अंदर इसका डेटा आ गया। तो ये बेसिकली हम लोग अभी बनाकर आ चुके हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कैप्शन इन टेबल्स।
आप कैप्शन क्या होते हैं, देखो बेसिकली कैप्शन वो होता है कि आप टेबल के ऊपर कोई हेडिंग देना चाहते हो। किस तरह हेडिंग देना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा, मैंने नीचे क्या एक नाम लिखा है, रोल नंबर लिखा है और इसको डेटा दिया है। तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक हेडिंग शो हो, इस टेबल के ऊपर क्या हेडिंग शो हो, स्टूडेंट डेटा, जिससे पता चले कि मेरा टेबल है किस बारे में। तो मैं यहाँ पर आऊंगा VS कोड में, मैं चाहता हूँ इस टेबल के ऊपर जो मैंने इतना बड़ा टेबल बना दिया है, ठीक है, इसके ऊपर हेडिंग शो हो। ठीक है, तो हेडिंग कहाँ पे आपने देनी है, आपने टेबल टेबल का जो मेन टैग है, ठीक है, उसके नीचे आना है, उसके आपके नीचे आके लिखना है कैप्शन। ठीक है, कैप्शन के अंदर आप जो भी हेडिंग दोगे वो शो हो जाएगी। मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट डेटा। अब जब मैं ब्राउजर पे आऊंगा, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर एक हेडिंग शो होगी इसके ऊपर। ये क्यों शो हुई, कैप्शन की वजह से हुई, क्योंकि मैंने इसको क्या कैप्शन दिया था, स्टूडेंट डेटा का। तो इस तरह अगर आप अपने टेबल के ऊपर, ठीक है, कोई डेटा यानी कोई हेडिंग देना चाहते हो तो आप किसकी मदद से दोगे, कैप्शन टैग की मदद से। ठीक है, अभी आप बोलोगे यहाँ पे उसमें रोज बिल्कुल लाइनें क्यों नहीं शो रही, वो हम बाद में जाके CSS की मदद से करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपने क्या स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह टेबल का बन रहा है। ठीक है, ये हेडिंग्स आ गई, ये उसके अंदर का डेटा आ गया, और ये जो टेबल का जो हेडिंग है ना, टेबल की जो हेडिंग है, ठीक है, ये वो आ गई। ये टेबल है किसके बारे में, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट डेटा। तो अगर आपको अपने टेबल के बारे में बताने, अपने टेबल के ऊपर कोई हेडिंग देनी है, तो किसकी मदद से दोगे, कैप्शन टैग की मदद से। अब देखो टी हेड एंड टी बॉडी इन टेबल्स। अब ये टी हेड और टी बॉडी क्या है, अच्छा टी हेड से पता चल रहा है कि टेबल का हेड, और टी बॉडी यानी कि टेबल की बॉडी। तो टी हेड को टैग को इस्तेमाल करते हैं तो रैप टेबल हेड, और टी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं तो रैप टेबल बॉडी। बेसिकली जो हेडिंग्स होती है ना, उसको हम लोग रैप कर सकते हैं, यानी कि एक ही चीज में लिख सकते हैं। जैसे हम डिव को लिखते थे ना, डिव के अंदर जो चीज आ जाती है, तो वो जब भी उसके ऊपर होवर करो तो सारी चीजें जो डिव के अंदर होती है वो सिलेक्ट हुई होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग इसको जो हमारा है ना टेबल का हेड है, उसको एक अलग टैग के अंदर लिख सकते हैं, और जो टेबल की बॉडी है उसको अलग टैग के अंदर लिख सकते हैं। किस तरह, अब मैं बेसिकली इसको थोड़ा बहुत ज्यादा इसके अंदर लाइनिंग है तो उसको मिटा लेंगे, इसको सिंपल कर लेंगे बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैप्शन आ गया। ठीक है, जो हम लोग हेडिंग देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं एक हेड बनाऊं, ठीक है, अपने टेबल का। तो मैं इसके किसके अंदर बना सकता हूँ, टी हेड के अंदर। अब टी हेड के अंदर मुझे पता है एक रॉ बनानी है, एक रॉ किसकी मदद से बनाऊंगा, TR की मदद से। अब TR रॉ बन गई, अब इस रॉ के अंदर मुझे अब हेडिंग देनी है, तो हेडिंग किसकी मदद से दूंगा, TH की मदद से। तो हेडिंग मैंने यहाँ पे दे दी नेम। ठीक है, अब ये नेम आ गया। अब ये टी हेड कंप्लीट हो गया, मैं चाहता हूँ उसको अब कोई डेटा दूं, तो मैं किसकी मदद से दूंगा, टी बॉडी की मदद से। तो टी बॉडी इसके अंदर अब क्या करेंगे, दोबारा से हमें क्या करना है, रॉ बनानी है। तो अब क्या करूंगा, TR से रॉ बनाऊंगा। अब मुझे पता है TR से रॉ बन गई, अब मैंने ऊपर हेडिंग दे दी, अब मुझे करना है डेटा देना है। तो डेटा के लिए मैं क्या लिखूंगा, TD। अब इसके अंदर मैं डेटा दे दूंगा हमाद। ठीक है, अब जब मैं यहां पर आऊंगा, ठीक है, अब देखो बेसिकली ये आ गया स्टूडेंट डेटा। अच्छा, स्टूडेंट डेटा इस वजह से है क्योंकि देखो अब टेबल था, अगर 2 रोज होती तो डेटा ऊपर चला जाता। तो ये हमारी हेडिंग आ गई। अब ये देखो ये नेम हेडिंग आ गई और ये नेम आ गया। अब इससे फर्क क्या पड़ा, अब मैं आपको बताता हूँ इससे फर्क क्या होगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर TD लिखा ना, अगर मैं मल्टीपल हमाद लिख दूँ, ठीक है, तो मैंने कॉपी किया, अभी इसको मैंने अगर मल्टीपल कर दिया, ठीक है, तो अभी क्या ये लाइन वाइज शो हो गए। अब जब मैं आऊंगा यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, इंस्पेक्ट पे आया, तो अभी आप देखना क्या होगा, बॉडी में गया, बॉडी में क्या था, टेबल था, टेबल में गया मैं, ठीक है। अब देखो टेबल में क्या है, टी हेड में जाऊंगा तो नेम यहाँ पे कलरफुल हो गया, ठीक है, कलर आ गया। टी बॉडी में गया तो ये हो गया। तो इसने क्या किया, टी बॉडी ने पूरा रैप कर लिया किसको, टेबल की डेटा को, और टी हेड ने क्या किया, रैप कर लिया टेबल की हेडिंग को। इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और टी हेड हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है, रोल नंबर, और उसके बाद एक और हेडिंग दे देता हूँ TH एजुकेशन की। तो देखो अब क्या होगी, बेसिकली 3 हेडिंग्स होगी इसके अंदर। ठीक है,
तो जब मैं इस पे करूंगा तो तीनों की तीनों हेडिंग सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इनको कोई डेटा दे दूं। तो अब डेटा के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ आऊंगा। ठीक है, मैंने इसके अंदर लिखा टीडी। ठीक है, टीडी में मैंने इसको दे दिया 3 4 5 कुछ भी दे दिया। ठीक है, 3 4 5 कुछ भी दे दिया। ठीक है, और लास्ट में मैंने क्या दे दिया, टीडी। ठीक है, इसके अंदर मैंने दे दिया इंटरमीडिएट। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली नीचे वाले जो मेरे काम के नहीं थे इसको मैं हटा लूंगा। तो बेसिकली क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेंगे। अब आ जाते हैं। तो देखो अब मेरे पास क्या होगा, एक टेबल बन के आ गया। ठीक है, नेम, रोल नंबर, एजुकेशन। तो अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, बॉडी पे आया, बॉडी पे टेबल तो ये पूरा का पूरा कलरफुल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, टी हेड में मेरी जितनी हेडिंग्स थी वो रैपअप होगी, और टी बॉडी के टैग के अंदर जितनी भी मेरा डेटा था, ठीक है, टेबल का, वो किस में रैपअप हो गया, टी बॉडी के टैग के अंदर। तो इन टैग्स को लिखने का मकसद होता है कि आप क्या कर देते हो, जितना भी इसका डेटा होता है ना, ठीक है, आप टेबल्स का जितना भी डेटा लिखते हो तो उसको किस टैग के अंदर लिख सकते हो, टी बॉडी के टैग के अंदर। टी बॉडी के टैग के अंदर आपकी जितनी मर्जी दिल करे आप रॉज बनाओ। ठीक है, उस रॉज के अंदर आपको पता है कि आपको जो डेटा देना वो किसकी मदद से देना, टीडी टैग की मदद से। तो बेसिकली सिनेरी कुछ इस तरह चल रहा होता है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। तो अब आपने आए, ठीक है, आपको एक टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, टेबल का टैग लगाया। अब आप चाहते हो कि टेबल को कोई आप हेडिंग देना चाहते हो, तो आपने क्या किया, कैप्शन लगाया। ठीक है, कैप्शन की मदद से आपने इसको क्या बोल दिया, स्टूडेंट डेटा की, स्टूडेंट डेटा, ये क्या है, इसकी हेडिंग है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप सिंपल है, ठीक है, आपने हेडिंग लिखनी है। आपको पता है हेडिंग किसके अंदर लिखोगे आप, टी हेड के अंदर। तो टी हेड आपने लगाया। ठीक है, ठीक है, अब इस टी हेड के अंदर आप क्या करोगे, इस टी हेड के अंदर आपने टी आर की मदद से क्या बना दी, एक रॉ बना दी, रॉ बना दी। अब उस रॉ के अंदर आपको डेटा दोगे। अब उस रॉ के अंदर आपने टी हेड लिखा है, टी हेड के डेटा के अंदर टी आर दिया। ठीक है, टी हेड के टैग के अंदर आपने टी आर से रॉ बनाई है। तो आपको पता है इस टी हेड के अंदर क्या आएगा, हेडिंग आएगी। तो आपने यहाँ पे हेडिंग किसकी मदद से दी, टी एच, टी एच की मदद से आप हेडिंग देते हो। हेडिंग मैंने दे दी यहाँ पे नेम। ठीक है, अब आप चाहते हो कि एक नेक्स्ट कॉलम बने, एक दूसरी हेडिंग साथ में है। तो मैंने दोबारा से टी एच लगाया। इसके अंदर मैंने दे दिया रोल नंबर। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, टेबल बना, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया। कैप्शन बना, यहाँ क्लोज हो गया, जो हेडिंग आएगी ऊपर। अब देखो ये टी हेड है। अब टी हेड के अंदर क्या आएगा, हमारी टेबल्स की हेडिंग्स आएंगी। ठीक है, जितनी भी हेडिंग्स होगी। अब उन हेडिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगी, एक रॉ चाहिए होगी। तो रॉ किससे बनेगी, टी टी आर से। ठीक है, टी आर से क्या कर रहे होते हैं हम लोग, बेसिकली टेबल की रॉ बना रहे होते हैं। उस रॉ के अंदर आपने डेटा लिखना है। तो पहला डेटा आप किस तरह से लिखोगे, जो पहले कॉलम में डेटा आएगा, ठीक है, वो किसकी मदद से आएगा, टी एच की मदद से। टी एच की मदद से आप क्या करते हो, हेडिंग का डेटा देते हो। ठीक है, तो नेम आ गया। अब टी एच में लिखा तो ये बोल्ड हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा ये क्या है, हमारी हेडिंग है। तो मैं चाहता हूं अब एक तो आ गया, अब आगे भी आए, रॉ बन गई है, अब कॉलम नहीं बनेगा। तो मैं चाहता हूं एक साथ में ये नेम हो, इसके आगे एक और आए, जैसे कि सेकंड कॉलम होता है ना, तो उसमें एक चीज है। तो मैंने टी एच लिखा, उसके अंदर नेम लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ सेकंड पे भी है, तो मैंने एक और टी एच बनाया, उसके अंदर रोल नंबर लिख दिया। तो अब क्या होगा, जब मैं ब्राउजर पे आऊंगा तो देखो रोल नंबर भी, नेम भी आ गया, और साथ में इसके आ गया रोल नंबर आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे अब क्या हो, डेटा है। अब जहां पे हमने टी हेड है ना, टी हेड हमें पता है क्या, हेडिंग के लिए होता है। तो हेडिंग के लिए मैंने इससे एंटर किया। अब मुझे पता है कि मुझे बॉडी लिखनी है, ठीक है, अपने टेबल की, यानी कि अपना डेटा लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, टी बॉडी का इस्तेमाल करूंगा, टी बॉडी टैग का। ठीक है, अब मुझे पता है इसके अंदर मेरा क्या आएगा, डेटा आएगा। अब डेटा के लिए मुझे रॉ बनानी है, तो वही टी आर से रॉ बनेगी। और इसका जो डेटा, जैसे मैंने टी एच से उसकी हेडिंग लिखी थी, अब मुझे यहाँ डेटा लिखना है। तो डेटा किसकी मदद से लिखूंगा, टी डी की मदद से। तो यहाँ पे लिख लूंगा हमाद। ठीक है, अब मुझे पता है कि ऊपर मेरे दो बने हुए थे कॉलम,
नेम और रोल नंबर किसकी मदद से, दो दो टीएच बनाए थे मैंने, तो यहाँ भी मुझे दो दो टीडी बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ भी दो टीडी बनाए और यहाँ पे रोल नंबर दे दिया। ऐसे क्या बन गया, मेरा टेबल बन गया। ठीक है, ये ऊपर कैप्शन की मदद से आया, ये चीज आई टीएच की मदद से लिखी हुई आई, और ये किसकी मदद से आई, टीडी की मदद से। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टेबल्स एचटीएमएल के अंदर। अब आ जाते हैं स्लाइड्स पे दोबारा। अब देखो एक टेबल के अंदर ना एक हमारे पास आता है आर्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब ये आर्ट्रीब्यूट इस्तेमाल किस तरह करना है, ठीक है, अब ये किस तरह इस्तेमाल करना है उसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला कॉल स्पैन आर्ट्रीब्यूट, कॉल स्पैन आर्ट्रीब्यूट यूज टू क्रिएट सेल विच स्पैन्स ओवर मल्टीपल कॉलम्स, यानी कि इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्रिएट सेल्स विच स्पैन्स ओवर, अच्छा इसको इस्तेमाल किया जाता है एक हेडिंग, यानी कि एक जो हमारी हेडिंग पे दो डेटा आ जाए। ठीक है, जो हमारा एक सेल होता है ना, देखो ये बेसिकली जो हमारा लिखा है किस में लिखा है, एक सेल में, तो हमारा जो डेटा होता है ना टेबल्स में वो सेल के अंदर होता है। तो हम अगर एक सेल को यानी कि एक हेडिंग को दो सेल्स पे क्या करना चाहें, स्पैन करना चाहे, तो किस तरह कर सकते हैं, तो वो हम किसकी मदद से करेंगे, कॉल स्पैन की मदद से। अब ये किस तरह होगा, अब मैं चाहता हूं अब ये जो मैंने हमाद और ये डबल फोर ले गया, इसकी ये दो हेडिंग्स ना हो, ये हमाद और रोल नंबर, ये नेम और रोल नंबर इस हमाद और डबल फोर की हेडिंग ना हो, सिर्फ क्या हो, सिर्फ ये नेम हेडिंग हो, किसकी, इस हमाद की भी और इस डबल फोर की भी। आपको अगर मैं यहां से बताऊं तो मैं चाहता हूं कि ये रोल नंबर ना है, इन दोनों की हेडिंग, ये हमाद और ट्रिपल फोर की हेडिंग क्या बन जाए, सिर्फ नेम। ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो नेम का जो सेल है, ठीक है, इसको स्पैन करना चाह रहा हूँ किसके ऊपर, इस हमाद पर भी और इस पे भी। तो ये किस तरह हो सकता है, अब आ जाते हैं। ठीक है, मैं पहले क्या करूंगा, इस रोल नंबर को मिटा लूंगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस टी एच के आगे मैंने क्या लिख लेना, कॉल स्पैन, और मैं कितने यानी कि कितने सेल्स पे इसको क्या करना चाह रहा हूँ, स्पैन करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कितने सेल हैं, ये हमाद एक और ये ट्रिपल फोर कितने, फोर 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 कितने, दूसरा सेल है, तो हमारे पास दो सेल है, तो मैं दो पे करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दो दे दिया। तो जब मैं अगर दोबारा यहाँ पर आऊँ तो क्या आप देखोगे कि नेम दरमियान में आ गया, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये सेल पूरा स्पैन हो गया किसके ऊपर, इन दोनों सेल के ऊपर, इस हमाद और इस फोर फोर वाले के ऊपर। ठीक है, तो अब इसके अंदर CSS नहीं आई, तो बॉर्डर्स इसके नहीं बने हुए, इसको ऐसे ही समझ लो, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। अब ये क्या हो गया, बिल्कुल नेम इस तरह यहाँ पर आ गया। अब ये क्या है, ये सारा डेटा किसके अंदर है, ये इस एक डेटा की हेडिंग के अंदर है। ठीक है, तो एक हेडिंग के अंदर मैंने दो डेटा लिख दिए। ठीक है, इस तरह मैंने क्या कर दिया, एक हेडिंग को दो सेल्स के ऊपर क्या कर दिया, स्पैन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग स्पैन करना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉल स्पैन आट्रीब्यूट का। फॉर्म्स इन HTML, अब ये फॉर्म्स क्या होते हैं HTML के अंदर, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये अगर हम पूछा जाए ना हमसे कि अभी तक HTML में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ गई है फॉर्म्स। तो फॉर्म्स किस तरह क्रिएट होते हैं HTML में, तो फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, तो बेसिकली यूजर से कलेक्ट करने के लिए डेटा। ठीक है, अब हमारे पास लॉग इन फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट का फॉर्म भी हो सकता है जिसके अंदर हम डिटेल देके सबमिट कर रहे होते हैं। तो एक बेसिकली कलेक्टिव डेटा फॉर्म भी हो सकती है जिसके अंदर हम यूजर का डेटा ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे किस्म का डेटा अगर हमें यूजर से लेना है तो हम किसकी मदद से ले सकते हैं, फॉर्म की मदद से। तो यहाँ पे नीचे बताया गया कि साइन अप, लॉग इन, हेल्प रिक्वेस्ट, कॉन्टैक्ट में, ये कुछ तरह के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, फॉर्म्स बनाने के लिए आप क्या करते हो, मैं यहाँ पर आया, मुझे फॉर्म बनाना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्म। अब देखो यहाँ पर एक आर्ट्रीब्यूट आ गया फॉर्म के अंदर। अब इस आर्ट्रीब्यूट का नाम क्या है, एक्शन। ठीक है, अब ये एक्शन होता क्या है, अभी हमारे पास स्लाइड्स के अंदर है तो स्लाइड्स के अंदर भी इसको देखेंगे। ठीक है, एक्शन इन फॉर्म, एक्शन attribute is used to define what action needed to be performed when a form is submitted। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग फॉर्म के अंदर डेटा दे देते हैं तो वो डेटा अब जाए कहाँ पे, बैक एंड पे जाए या किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाए, PHP की फाइल में जाए, तो ये डेटा हमने भिजवाना कहाँ पे, तो ये हम लोग बेसिकली कहाँ बता रहे होते हैं, एक्शन में। एक्शन में जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि PHP की फाइल में इसको भेज देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको सोर्स बता दिया अपनी फाइल की। तो बेसिकली अभी तो हम सिर्फ HTML कर रहे हैं, तो अभी आगे की चीज हम लोग नहीं कर रहे, CSS को नहीं कर रहे, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की तरफ कहाँ जाएंगे,
तो अभी हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, सिंपल फॉर्म बनाना सीखेंगे, तो ये आगे की बात है। तो अब आ जाते हैं फॉर्म्स के एलिमेंट्स पे, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने फॉर्म के अंदर कोई ना कोई डेटा लिखूं, तो अब वो डेटा किसकी मदद से लिखेंगे, तो वो डेटा में लिखेंगे इस इनपुट की मदद से। अब ये इनपुट होता क्या है, द इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट। अब ये जो इनपुट एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर्म का, ठीक है। तो बेसिकली जो इनपुट होता है ना, इसी की मदद से यूजर अपना डेटा किसके अंदर दे रहा होता है, फॉर्म के अंदर। अभी किस तरह होगा, इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्ले इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप आट्रीब्यूट। अच्छा, ये जो हमारा इनपुट होता है ना, ये अलग अलग तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस पे, टाइप पे। अब ये टाइप क्या है, अब ये भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करते हैं। हम आ जाते हैं VS कोड पे, अब इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे एक फॉर्म बनाया, ठीक है, तो मैं यूजर से उसका नाम लेना चाहता हूं, तो मैं किस तरह ले सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा इनपुट, ठीक है। इनपुट आपको पता है कि यूजर से कोई भी आप नाम लोगे तो उसको हम लोगों ने जैसे टाइप स्क्रिप्ट में भी किया था, ठीक है। तो अभी फिलहाल टाइप स्क्रिप्ट को डिस्कस नहीं करते, तो हमने लिखा इनपुट। अभी जब भी हमें फॉर्म में यूजर से कोई चीज लेनी पड़ेगी तो उसके लिए हम किसको इस्तेमाल करेंगे, इनपुट को इस्तेमाल करेंगे। तो इनपुट लिखा और उसकी टाइप मैंने लिख दी टेक्स्ट, यानी कि जो भी मुझे वो यूजर डेटा देगा, आट्रीब्यूट टाइप, यानी कि टाइप इस्तेमाल किया, ठीक है, आट्रीब्यूट टाइप। अब टाइप के अंदर मैंने क्या बता दिया, टेक्स्ट। यूजर जो भी मुझे डेटा देगा वो क्या होगा, टेक्स्ट होगा। तो अब जब मैं आऊंगा यहाँ पे ब्राउजर पे, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बॉक्स बना हुआ है। अब इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ। अब ये जो मैं कुछ लिख सकता हूँ किसकी मदद से लिख सकता हूँ, इनपुट की मदद से। और जो मैंने इसके अंदर आट्रीब्यूट टाइप दिया है वो क्या दिया, टेक्स्ट। तो जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ किसकी मदद से लिख रहा हूँ, उस आट्रीब्यूट की मदद से। और इनपुट की मदद से ये बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर मैं कुछ लिख पा रहा हूँ। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज नोट की, मुझे तो नहीं पता कि मैंने यहाँ पर लिखना क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी नहीं, मैं चाहता हूँ हेडिंग के बगैर मुझे पता चले इस बॉक्स के अंदर लिखना क्या है। उसके लिए हमारे पास एक आट्रीब्यूट इसके अंदर इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। अगर मैं चाहता हूं इसके अंदर मैं यूजर को बोलूं कि अपना यूजर नेम लिखूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर नेम। तो अब देखो यहाँ बैकग्राउंड पे लिखा हुआ आ गया यूजर नेम। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं तो ये हट गया। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे साइन अप या लॉगिन फॉर्म में क्या होता है कि बैकग्राउंड पे कोई ना कोई चीज लिखी हुई होती है बॉक्स के अंदर, तो वो किसकी मदद से लिखी होती है, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि यूजर को बता सके कि इस जगह क्या तुमने इनपुट करना है, यूजर नेम करना है, पासवर्ड करना है। तो अब मैं चाहता हूं कि यहां पर एक और मैंने बना लिया, ठीक है। मैं चाहता हूं इसके अंदर क्या करो, तुम पासवर्ड कराओ। अब यहां पर क्या शो होगा, इसको हम क्या कर देते हैं, BR टैग से नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं, ठीक है। जब मैं आया ब्राउजर पे तो देखो अब क्या हो गया, अगली लाइन में आ गया, यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ आ गया। लेकिन आपने देखा होगा कि पासवर्ड जब आप लिखते थे तो वो डॉट डॉट में आता था। अब वो क्या चीज होती है, अब वो किसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ तो समझ आया कि यूजर नेम तो समझ आता है, यहाँ पे हमने कुछ लिखा तो वो नजर आ रहा है, डॉट डॉट किस तरह आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ना कि टाइप जो हमारे पास होती है, टाइप। अब ये आगे जाके जो आट्रीब्यूट है टाइप, इसके अंदर चीजें चेंज होती रहेंगी। किस तरह, मैंने ऊपर टेक्स्ट लिखा था, अब मैं यहाँ पे आगे नीचे लिखता हूँ पासवर्ड। तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर अगर मैं कोई चीज लिखूं तो वो किस में लिखी हुई आ गई, डॉट 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 में। क्यों, क्योंकि मैंने इसकी टाइप क्या रख दी, पासवर्ड रख दी, ठीक है। तो पासवर्ड आपको पता है हाइड होता है। और उसके बाद प्लेस होल्डर में आपको बताया बैक पे बैकग्राउंड में चीज शो होगी, ठीक है, टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसकी मदद से यूजर को हेल्प होगी कि उसके अंदर क्या सबमिट करना है, तो वो इजीली सबमिट कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो आई बनी हुई भी आ गई, मैं तो मैं चाहूँ उसको देख भी सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह हमारे पास ये दो बार्स बनाए किसकी मदद से, इनपुट की मदद से। तो ये एक तरह से हमारा क्या बन गया, लॉगिन फॉर्म बन गया, ठीक है। तो नीचे आप एक बटन भी बना सकते हो, ठीक है, बटन बना दिया आपने सबमिट का। या इसको कर लेते हैं हम लोग लॉगिन। तो देखो जब मैं यहाँ पर आया तो देखो यहाँ पे ये सेव पासवर्ड का की बोल रहा है, लेकिन नॉट नाउ। तो यहाँ पे जब मैं इसको लॉगिन करूंगा तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मैंने इसको कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्शन का एट्रीब्यूट मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो ये जस्ट हम लोगों ने वैसे बनाया, ठीक है। इस तरह हम लोग लॉगिन फॉर्म बना रहे होते हैं। अभी CSS अप्लाई होगी तो ये दरम्यान में भी आ जाएगा, इसमें कलरिंग भी हो जाएगी।
तो ये चीज़ थी हमारी किसकी मदद से हुई, इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ BR, ठीक है, और इसके अंदर भी एक और फासला दे देता हूँ। अब ये कुछ बेहतर नजर आएगा, ठीक है। तो ये अब किसकी मदद से मैंने फॉर्म बनाया, लॉग इन फॉर्म, फॉर्म का मैंने टैग बनाया, उसके अंदर मैंने इनपुट को यूज किया, ठीक है। इनपुट के अंदर मैंने आर्ट्रीब्यूट को इस्तेमाल किया, टाइप के अंदर आप टेक्स्ट भी दे सकते हो, अगर आपको पासवर्ड रखना है पासवर्ड भी दे सकते हो। प्लेस होल्डर क्या होता है कि बैकग्राउंड में आपको शो होता है कि आपने इसके अंदर क्या लिखना है। तो अब ये दो चीजें हम लोगों ने कर ली। अब आगे हम लेबल्स पे, ठीक है। अच्छा लेबल्स, पहले मैं आपको कुछ एक चीज बता दूं यहाँ पर आने से पहले, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे सिंपली, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस लॉगिन बटन को फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट लिखा हुआ है एग्री विद कंडीशन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर एग्री विद कंडीशन आ गया। अब इस मैं चाहता हूँ ये जो दो फॉर्म है इसके बाद एक टेक्स्ट लिखा हुआ है एग्री विद कंडीशन। अब मैं यहाँ पर ब्राउजर पे आया, ठीक है, यहाँ पर आ गया एग्री विद कंडीशन। मैं चाहता हूँ कि यूजर इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद क्या हो, उसके पास दो ऑप्शन शो हो, जैसे कि हमारे पास एमसीक्यूज में ऑप्शन शो होते हैं ना, वो ऑप्शन शो हो उसके पास। उन दो ऑप्शन में से वो क्या सिर्फ एक सिलेक्ट कर पाए। जैसे कि हमारे पास रेडियो होता है ना, कि रेडियो में सिर्फ आप एक चेक बॉक्स होता है, एक रेडियो होता है, रेडियो में सिर्फ आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, चेक बॉक्स में आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि एक रेडियो तो क्या हो, सिर्फ एक सिलेक्ट हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहां पर आओगे। अच्छा लेबल्स को बताने से पहले ये कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने यहां पे लिखना है सिंपल इनपुट, ठीक है, इनपुट। अब देखो यहाँ पे टाइप टेक्स्ट आ गया। अब आपको पता है जो एमसीक्यूज, यानी कि आप सिर्फ दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कराना चाहते हो, यानी कि मल्टीपल सिलेक्ट ना हो, सिर्फ एक हो, तो आपको पता है वो क्या होता है, रेडियो होता है और एक होता है चेक बॉक्स। तो इसको आप टाइप दे दोगे किसकी, रेडियो की, ठीक है। अब रेडियो के बाद इसने क्या किया, अब मुझसे वो पूछेगा, अब मुझे इसको मल्टीपल डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। अब किस तरह, मुझे इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू क्या रखो, इसकी वैल्यू तुम रखो यस। अच्छा ये वैल्यू होती है हमारी बैकएंड के लिए, ठीक है। अब ये मैं आपको आगे जाके डिटेल से बताऊंगा कि ये है क्या चीज। वैल्यू के बाद इसको हम एक नेम दे देते हैं, ठीक है। नेम मैं इसको दे देता हूँ ऑप्शन का। अच्छा नेम क्या होगा, आप जितने भी ऑप्शंस बनाओगे, ठीक है, जितने भी आप नीचे और सिलेक्ट जिसको भी सिलेक्शन करनी होगी, जितनी चीज होगी, उन सबके नेम सेम रखोगे। क्यों, मैं आपको भी आगे जाके बताऊंगा। वैल्यू होगी, नेम हो गया, ठीक है। अब इसको एक हम आईडी दे देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक इसकी एक आईडी कर देते हैं। मैं इसको आईडी कर देता हूँ 100, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब ये सारी हमने चीजें कर दी, लेकिन टेक्स्ट क्या शो हो ऑप्शन पे, तो वो टेक्स्ट ये शो हो यस, ठीक है। इसी को सिंपली मैं कॉपी करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं ब्राउजर पे शो किस तरह हो रहा है। तो देखो यहाँ पे शो हो रहा है, अब ये सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि रेडियो है, एक ही चीज है, तो ये तो सिलेक्ट होगी। अब मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया था, कॉपी कर लिया था, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ से वैल्यू मैं इसकी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ नो, और यहाँ से लास्ट से भी क्या कर लेता हूँ नो, और आईडी इसको दे देता हूँ 101। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे मैंने इसको नेम सेम रखा है। अगर मैं यहाँ पे इसको नेम ऑप्शन 1 कर दूं और यहाँ पर आऊं, तो देखो यहाँ पे दो शो तो हो गए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूं फिर यस पे क्लिक करूं, अब ये दोनों पे क्लिक हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, नेम अलग अलग दे दिया। देखो अब ये टाइप हमने सेम रख दी, रेडियो, वैल्यूज अलग अलग दे दी। अब ये वैल्यूज होती क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। वब आईडी हमने डिफरेंट दे दी, नेम इस वजह से हम लोग एक ऐसा रखते हैं ताकि हम लोग इनके दरमियान क्या कर सके, सिलेक्शन करवा सकें, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 1 ऑप्शन किया। अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यस पे क्लिक करूंगा या नो पे क्लिक करूंगा, तो वो यस से हट जाएगा। अब ये क्या बन गया, रेडियो बन गया। या ये यस होगा या ये नो होगा। तो ये किसकी मदद से हुआ, टाइप रेडियो की मदद से, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हमने इसको यहाँ पे वैल्यू क्यों दी। देखो जब हम लोग यहाँ पे यस करेंगे ना, तो हमें नजर आ रहा है, यूजर को नजर आ रहा है कि उसने क्या सिलेक्ट किया, यस किया। लेकिन बैक एंड पे ये वाला यस नहीं जा रहा होगा, बैक एंड पे ये वैल्यू जा रही होगी। तो जो चीज हम लोग वैल्यू में लिखेंगे ना, वो बैक एंड पे जा रही होगी, ठीक है। और जो चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो यूजर को नजर आ रही होगी।
तो मेक श्योर करना है कि वैल्यू और जो यहाँ पे चीज लिखो वो चीजें सेम होनी चाहिए। आईडी हम लोग डिफरेंट दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आईडी जस्ट लाइक, जैसे कि आप स्कूल में बहुत, एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक जैसी आईडी नहीं हो सकती, ठीक है। क्लास सेम हो सकती है लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकती। अब यहां पर अब आ जाते हैं स्लाइड्स के ऊपर। अब देखो स्लाइड्स में भी कुछ इसी तरह का ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज लिखी है बिल्कुल इसी तरह की यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर लेबल्स इस्तेमाल हुआ है। अब लेबल्स होते क्या हैं? देखो बेसिकली लेबल्स को हम लोग यूज किया करते हैं इस वजह से क्या कि हमारी वेबसाइट के अंदर ना, वेबसाइट जो हमारे पास बहुत सारे यूजर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी नजर का मसला होता है, या बहुत सारे यूजर्स ऑडियो फ्रेंडली होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फोन की मदद से, जैसे कि आईफोन के अंदर और बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर ऑप्शन आता है कि वेबसाइट पे ऑडियो की मदद से यूजर को बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है। तो लेबल्स क्या करते हैं, उसकी जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मदद करते हैं उसको बताने में, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से बता देते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ये चीज यहाँ पर है, अब ये चीज यहाँ पर है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको लेबल्स के अंदर लिखते हैं। किस तरह? या बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसकी नजर खराब होती है, तो उनको चीजें सही से नजर नहीं आ रही होती, तो लेबल्स की मदद से हम लोग और आसान कर देते हैं उनका काम। अब ये किस तरह होगा? अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैं यहाँ पर आया, ठीक है। अगर किसी की नजर खराब है, उसको नजर नहीं आता, वो इस गोल दायरे के अंदर नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम लेबल्स की मदद से क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये जो पहली लाइन है, ठीक है, जो हम लोगों ने यस का बनाया था ऑप्शन, इसको कॉपी किया, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, एक लेबल में लिख लेंगे, ठीक है। लेबल के टैग के अंदर मैंने लिखा लेबल। अब लेबल के अंदर फॉर लिखा, फॉर के अंदर हम इसको आईडी दे देते हैं, ठीक है, 1 की, सही है। आईडी 1 करके इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हम इसको भी कॉपी करेंगे, कॉपी किया, ठीक है। इसको भी लेबल में लिखा और इसको भी क्या कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो फिलहाल अगर इसको हम फॉर को हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैं यहां पर आया तो देखो अब क्या, अब अगर मैंने नो पे क्लिक किया तो ये हो रहा है, यस पे क्लिक किया तो ये हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज मैं पहले करता, कंट्रोल Z करके, ठीक है, अभी मैं दोबारा आ गया, अब लेबल से हटा दिया मैंने इसको, ठीक है। अब लेबल्स के साथ मैंने इसको नहीं लिखा, अब लेबल्स के बगैर लिखा। तो अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बोला था कि कुछ यूजर्स होते हैं जिनकी नजर खराब होती है, जिनको सही से नजर नहीं आता, ठीक है, वो ज्यादातर ऑडियो यूज कर रहा होता है। तो लेबल्स क्या करते हैं, उनके लिए ये आसानी पैदा करते हैं, तो हर चीज को उनको बता देते हैं ये चीज यहाँ पर है, ठीक है, ये इसके बाद अब ये चीज है। और इन जो सिलेक्शन ऑप्शन होते हैं ना, इनमें क्या करते हैं, अगर आप इन सर्कल के अंदर नहीं क्लिक कर पा रहे, आप जस्ट इसके ऊपर भी क्लिक कर रहे हो ना, नो के ऊपर, तब भी वो क्या होगा, क्लिक आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आपका एक्यूरेट की नहीं जा रही वहां पे, तो ये हो जाएगा। तो वो किसकी मदद से होगा, लेबल्स की मदद से। तो हम लोग इसको दोबारा से क्या कर देते हैं, लेबल्स के अंदर दे देते हैं कॉपी लेबल, ठीक है। और उसके अंदर इसको भी क्या कर देंगे, लेबल के अंदर कॉपी लेबल। फिलहाल इस फॉर के आर्टिब्यूट को हम लोग हटा देंगे। तो अब क्या होगा, अब मैं जब ब्राउजर पे आऊंगा, अब सिर्फ नो पे भी क्लिक करूंगा ना, देखो साइड वाइड पे भी क्लिक करूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेबल्स आसानियां पैदा करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्लास एंड आईडी। देखो क्लास और आईडी में क्या होता है, अब इसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं देख लेता हूं आगे फॉर्म की कोई चीज तो मैं, सही है। अब क्लास और आईडी हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि मैं ये आ गया फॉर्म के बाहर आके आपको समझाता हूं। मैंने यहां पे लिखा H1, हेडिंग दे दी मैंने इसको हमाद, या बल्कि ये नहीं करते, मैं इसको बल्कि हाँ, इसको हम लोग कर लेते हैं H1C कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट 1, ठीक है। इसी तरह मैंने इसको कॉपी किया,
वी 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 वी। तो अब मैं इस H1 को एक आईडी दे सकता हूं, ठीक है, किसकी, स्टूडेंट 1 की। और बेसिकली इसके अंदर मैं इसको नाम दे देता हूं, हमाद दे देता हूं। इसकी आईडी कर लेते हैं और इसको मिटा लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसको कॉपी किया। अब सिंपल इसको चेंज कर लेंगे, यहां से स्टूडेंट 2 कर लिया, स्टूडेंट 3 कर लिया, स्टूडेंट 4 कर लिया इसको मैंने, और स्टूडेंट 5 कर लिया। और बेसिकली यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसके नाम चेंज कर दिए। जैसे हमाद की जगह लिख दिया अहमद, इसकी जगह लिख दिया शहबाज, इसकी जगह लिख दिया समी, और इसकी जगह लिख दिया नवी। तो अब ये क्या होगा, यहां पर इसके मैंने नाम चेंज कर दिए। देखो हर स्पेसिफिक नेम की एक आईडी है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि हर चीज को हम लोग स्पेसिफिक आईडी दे सकते हैं, लेकिन हर चीज को हम लोग स्पेसिफिक क्लास भी दे सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिव लगाते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं ये सारी चीजें, इन सब चीजों को मैं एक ही क्या कर दूं, क्लास दे दूं, तो ये पॉसिबल है। लेकिन इन सब चीजों को एक आईडी मैं नहीं दे सकता। आईडी स्पेसिफिक होती है, क्लास क्या होती है, क्लास के अंदर आप मल्टीपल चीजें दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिव बनाई, डिव को मैं इसकी लास्ट में कर देता हूँ क्लोज। तो मैं इस डिव को एक क्लास दे सकता हूँ जिसके अंदर ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये एक प्रॉपर तरीका होता है। क्लास आप वक्त देते हो जब आपको मल्टीपल चीजों को आप एक साथ क्लास दे सकते हो, ठीक है। एक ही क्लास दे दी, फिर उसके ऊपर, उस क्लास के ऊपर आप कोई भी इसके स्टाइलिंग करना चाहो तो स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने डिव बनाई, आप डिव के अंदर मैंने आपको बताया ना, मल्टीपल चीजों पे आप लोग क्या करते हो, एक साथ स्टाइल करना चाहते हो तो क्या करते हो, उस डिव को कोई क्लास देते हो, तो नाम दे देते हो, ठीक है। तो क्लास करके देते हो। लेकिन उस डिव के अंदर आप कोई मल्टीपल एलिमेंट्स को अलग से कोई एडिट करना चाहते हो तो उसके अंदर उसको आईडी दे सकते हो स्पेसिफिक। तो सिंगल चीज के लिए आईडी यूज होती है, तो मल्टीपल चीजों के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, मल्टीपल चीजों को एक साथ करने के लिए क्लास यूज कर रहे होते हैं। तो यहां पर मैंने इसको दे दिया जैसे कि मैट्रिक क्लास, ये तो ऐसे सिंपल ही शो होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास आईडी और क्लास। और सीएसएस में हम लोग आगे जाके देखेंगे कि आईडी को हम लोग हैश से कॉल कर रहे होते हैं और क्लास को हम डॉट से कॉल कर रहे होते हैं। तो आ जाते हैं फॉर्म पे वापसी, ठीक है, स्लाइड्स में आएंगे। अब ये चेक बॉक्स, अब चेक बॉक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया एक रेडियो होता है, एक चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स में आप क्या करते हो, मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। अब किस तरह, जैसे कि अब देखो मैंने यहाँ पे एक लेबल बना दिया था, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करूंगा, ठीक है, इसी को कॉपी किया, थोड़ा सा नीचे आया, मैं यहाँ पे बी आर टैग्स ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़े से, ताकि लाइन आ जाए। तो मैं नीचे आया, इसको मैंने कर दिया पेस्ट। मैंने आपको बताया था जब आपको सिंगल चीज सिलेक्ट करनी हो तो आप क्या करते हो, रेडियो को यूज करते हो, ठीक है। ऑप्शंस में से एक चीज सिलेक्ट करनी है तो रेडियो का। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप टाइप क्या रखोगे, आप टाइप रखोगे चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से मैं मल्टीपल चेक बॉक्स बना लेता हूं, ठीक है। इनको मैं नाम दे देता हूं, जैसे कि मैंने इसको दे दिया कराची दे देते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं इस्लामाबाद, इसको दे देते हैं हम लोग लाहौर, इसको दे देते हैं हम लोग पेशावर, इसको हम दे देते हैं क्वेटा, ठीक है। इसी तरह इसकी वैल्यूज को भी चेंज कर लेंगे, कंट्रोल वी, पेशावर को कॉपी किया, कंट्रोल वी, लाहौर को भी चेंज कर लेंगे, कंट्रोल वी, इस्लामाबाद को भी चेंज कर लेंगे,
कराची को भी चेंज कर लेंगे। अब इनकी आईडीज को हमने चेंज करना है। 102 कर लेंगे, 103 कर लेंगे, 104 और लास्ट में 105। अब ये क्या कर दिया, मल्टीपल मैंने चेक बॉक्सेस बना लिए। ठीक है, जब मैं यहाँ पर आऊंगा ब्राउजर पर, ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पे गोल बटन था, अब यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली जो हम लोग कहते हैं ना कि एमसीक्यूज में जाते हैं तो हम लोग बता रहा था कि रेडियो हुआ तो एक सिलेक्ट करना है, तो रेडियो क्या होता है, गोल होता है, और ये जो चेक बॉक्सेस तो उनकी निशानी क्या होती है, चौकोर होते हैं। तो यहाँ पे रेडियो में क्या हो रहा था कि मैं सिर्फ एक को सिलेक्ट कर पा रहा था। ठीक है, चेक बॉक्सेस में क्या होगा, मल्टीपल को आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो मल्टीपल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनते हैं, चेक बॉक्सेस। तो अब क्या कर लेंगे, इसको हम लोग BR की मदद से नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं। इसको भी हम लोग लेबल्स में लिख सकते हैं जिस तरह हम लोगों ने इसको किया था। ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्या होगा, अब ये सारे लाइन में आ गए। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक कर सकते हैं कि यहाँ पर कर सकते हैं, ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हैं H1, सिलेक्ट योर फेवरेट प्लेस या फेवरेट सिटी, इस तरह कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पर देखो फॉर्म में, अच्छा ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे H4 का, वो सही रहेगा। ठीक है, सिलेक्ट योर फेवरेट, तो मैं यहाँ पे कराची कर लेता हूँ, इस्लामाबाद कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर इसको कोई भी यूजर नेम यानी कि अपना कोई दे सकता हूँ, हमाद अली, तो ईमेल gmail.com। ठीक है, तो पासवर्ड इसको मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे यस कर सकता हूँ। तो देखो एक तरह का ये मेरा प्यारा सा फॉर्म बन गया। तो ये हमारे पास चेक बॉक्सेस थे, ये हमारे पास क्या थे, रेडियो बटन्स थे, और ये हमारे पास इनपुट्स के बॉक्सेस थे। ठीक है, अब ये चीजें हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। नेक्स्ट चीजें हमारे पास क्या है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। अब ये टेक्स्ट एरिया क्या होता है, बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग कोई कॉन्टेक्ट किसी को ईमेल कर रहे होता है, ठीक है, या कोई लॉगिन कर रहे होता है या कुछ भी कर रहे होते हैं वेबसाइट पे, लॉगिन या साइन अप का फॉर्म होता है, तो नीचे एक फीडबैक का फॉर्म आता है। अब ये फॉर्म को किस तरह बना सकते हैं, वैसे तो हम लोग इनपुट टेक्स्ट करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना राइट टैग यूज करने, तो राइट टैग हमारे पास क्या होता है, उसके लिए टेक्स्ट एरिया होता है। ठीक है, तो हम लोग टेक्स्ट एरिया को इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आया, ठीक है, उस मुझे फॉर्म बनाना है। ठीक है, वो फीडबैक का क्या करना है, कॉलम बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मैंने लिखना है टेक्स्ट एरिया। अब देखो नेम आ गया, इसके अंदर मैं नेम लिख देता हूं फीडबैक, यानी कि उसका नाम क्या होगा, फीडबैक होगा। ठीक है, और उसकी आईडी मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पर 22 मेंशन कर देता हूं। मैंने आपको बताया प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर भी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे। यूजर को बता देंगे तुमने यहाँ पे क्या करना है, अपना फीडबैक लिखना है, प्लीज गिव योर फीडबैक। अब ये हो गया मेरे पास। तो जब मैं यहां पर आऊंगा तो देखो यहां पर एक बॉक्स बना हुआ आ गया, तो इसके अंदर थोड़े से BR टैग इस्तेमाल करके इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। तो अब देखते हैं इसको, तो अभी थोड़ा नीचे आ गया। देखो यहां पर क्या हुआ, प्लीज गिव योर फीडबैक, ये किसकी मदद से लिखा हुआ आया, ये हमारे पास आया प्लेस होल्डर की मदद से। अब ये हम लोग सिंपल उससे भी बना सकते थे इनपुट से, लेकिन मैं आपको बता राइट टैग इस्तेमाल करना, तो यहाँ पर अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन देखो ये अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये छोटा बॉक्स बना है, इसकी हम लोग रॉज और बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली हमारे पास CSS में आता है, लेकिन हम फिर भी इसके अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा लास्ट में। ठीक है, इसके अंदर एक और आर्टिब्यूट करूंगा रॉज। ठीक है, मैंने इसके अंदर रॉज कितनी ऐड कर दी, 5 रॉज ऐड कर दी। तो अब देखो ये बड़ा हो जाएगा, अब ये बड़ा हो गया, 10 रॉज कर लेता हूं इसकी मैं। तो देखो अब ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है,
इस तरह हम लोग अपने इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी मैं विड्थ, ये था हमारे पास टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब ये किस लिए होता है कि हमारे पास जो लास्ट में जो फीडबैक का फॉर्म आ रहा होता है, ठीक है, जिसके अंदर अपनी डिटेल देनी होती है, तो बेसिकली इस टैग की मदद से हम लोग दे रहे होते हैं, ठीक है। ये राइट टैग है हमारे पास। अच्छा, अब आ जाते हैं सिलेक्ट के ऊपर। अब ये सिलेक्ट क्या है, तो बेसिकली देखो हमारे पास क्या होता है, अब इस सिलेक्ट की चीज आ गई। अब यहाँ पे सिलेक्ट नेम, सिटी और आईडी है। तो हमारे पास कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सिलेक्शन का ऑप्शन होता है कि आप इसमें से कोई चीज सिलेक्ट करो, ठीक है, इसके अंदर में से कोई चीज सिलेक्ट करो। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसी के नीचे, ठीक है, मैंने लिखा सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट मैंने यहाँ पे नेम दे दिया सिटी, ठीक है, और आईडी को भी मैंने क्या कर दिया, सिटी कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या बना दिए, ऑप्शंस बना दिए कि मुझे क्या क्या ऑप्शंस शो होंगे। तो अब इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन का टैग बनाया, ठीक है। अब इस ऑप्शन में मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। अब मैंने आपको बताया था जो वैल्यू आप दोगे वो चीजें सेम होनी चाहिए। बैक एंड पे आपकी वैल्यू जाती है और जो चीज सिलेक्ट करते हो वो तो यूजर को नजर आती है, लेकिन जो आप चीज यूजर सिलेक्ट करेगा वो चीज नहीं जाएगी बैक एंड पे। कौन सी चीज जाएगी, जो आप वैल्यू में लिखोगे। तो वैल्यू और आगे वाली चीज सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि मैंने यहाँ पे कराची लिख दिया, ये जैसे कि हम इसको, हाँ, कराची लिख दिया, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेंगे और इसके ऑप्शन के दरमियान में भी हमने लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बाकी बना लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने 3-4 बना लिए, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ लाहौर, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है, और नीचे कर लेता हूँ क्वेटा। इसी को कॉपी करके यहाँ पे कर दिया और इस्लामाबाद कॉपी करके, देखो एक सिलेक्ट का टैग बनाया। अब ये दिखता किस तरह, पहले ये देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ ये दिखता है, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, बी आर देके थोड़ा सा आगे कर लेंगे ताकि थोड़ा नीचे आ जाए। सिलेक्ट मैं यहां से कर लेता हूं H3 से एक हेडिंग बना लेता हूं, ठीक है, जो उसके ऊपर नजर आए। सिलेक्ट योर सिटी। अब कुछ फॉर्म्स में आपको नजर आ रहा होगा कि एक स्टेटमेंट लिखी भी होती है, सिलेक्ट योर सिटी या सिलेक्ट योर पेमेंट मेथड, कुछ भी होता है, उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। वो किसकी मदद से दिए होते हैं, इन ऑप्शंस की मदद से, और ये सिलेक्ट का टैग इस्तेमाल किया होता है। अब ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब मैं यहाँ पर आया, देखो यहाँ पे मैंने ये तो मैंने H3 से लिखा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये सारे ऑप्शंस आ गए। ये किसकी मदद से आया, ये मैंने सिलेक्ट की मदद से बनाया। अगर आप इस तरह कोई चाहते हो ना कि अपने फॉर्म के अंदर कोई एक ऑप्शन देना चाहते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप चाहते हो कि यूजर सिलेक्ट करे, तो वो इस तरह से सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, कि लाहौर हो जाए, इस्लामाबाद हो जाए। तो ये क्या कर दिया आपने, ऑप्शंस बना दिए, ठीक है। और ये जो बना है ये क्या होता है, सिलेक्ट होता है, यानी कि इसमें से सिलेक्ट करो। तो सिलेक्ट टैग की मदद से आप क्या करते हो, ऑप्शंस क्रिएट करते हो, फिर ऑप्शंस में से यूजर आके कोई ना कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये काम होता है सिलेक्ट टैग का। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग, ठीक है, सबसे मजेदार जो हमारे पास टैग है, आई फ्रेम टैग। अब ये आई फ्रेम टैग होता क्या है, तो बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, इन सब चीजों को मिटा दूंगा, ठीक है। आप एक दफा देख लो कि हमारा फॉर्म बना किस तरह था। तो ये मैंने बनाए थे इनपुट की मदद से, ठीक है। ये मैंने रेडियो बटन बनाए थे, इनपुट में टाइप रेडियो देके, ठीक है। अब ये मैंने बनाए थे चेक बॉक्सेस, टाइप चेक बॉक्सेस देके। ये मैंने हेडिंग क्रिएट की थी वैसे। ये मैंने टेक्स्ट एरिया की मदद से बनाया था, इसकी रॉस को मैंने बड़ा कर दिया था। अब ये जो मैंने बनाया ये किसकी मदद से बनाया था, सिलेक्ट टैग की मदद से, उसके अंदर ऑप्शंस के टैग यूज किए थे, ठीक है।
तो अब ये सारा कुछ मिटने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब हम यूज करेंगे आई फ्रेम टैग को। आई फ्रेम टैग को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेबसाइट का कंटेंट दिखाने के लिए। कहां पर? अपनी वेबसाइट पे। आई फ्रेम टैग्स आर कॉमनली यूज फॉर एम्बेडिंग वीडियोस, मैप्स, सोशल मीडिया फीड्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड अदर टाइप ऑफ एक्सटर्नल कंटेंट विद इन अ वेब पेज। किसी भी वेबसाइट की वीडियोस को, मैप्स को, सोशल मीडिया को, फीड्स को, एडवर्टाइजमेंट्स को, किसी भी चीज को, कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आई फ्रेम का। लेकिन शर्त यह है कि वो वेबसाइट अलाउ करती हो, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स अलाउ करती हैं आपको कि अपनी उनकी वेबसाइट का कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हो, लेकिन कुछ वेबसाइट्स अलाउ नहीं करती हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो कहां दिखाऊं? अपने अपने वेब पेज पे। तो मैं किस तरह दिखा सकता हूं? ये चीज आती है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा यूट्यूब पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब। तो यूट्यूब लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च में। यूट्यूब पे आने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कोडिंग विद हमाद। तो कोडिंग विद हमाद पे आएंगे तो चैनल पे आते हैं अपने। ठीक है, वीडियोस पे आते हैं। तो ये वो हमारा पार्ट था जो मैंने पार्ट 1 बनाया था। ठीक है, बेसिक टू बिगनर। और जो अभी ये पार्ट चल रहा है वो क्या है? बिगनर टू एडवांस लेवल, जिसके बिल्कुल लास्ट टैग पे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पे मैंने क्लिक किया। मैं चाहता हूं मेरी ये जो वीडियो है यूट्यूब वाली, ठीक है, ये जो वीडियो है कहां पे नजर आए? मेरे वेब पेज पे नजर आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे ऑप्शन होगा शेयर का। तो मैं शेयर पे गया, यहाँ पर इम्बेड का ऑप्शन होगा। इम्बेड पे गया मैं, यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। इस कोड को आपने क्या कर लेना? सिंपली आपने कॉपी कर लेना। तो देखो यहाँ पे लिखा आई फ्रेम। तो ये मैं आपको वहां जाके बताऊंगा ये है क्या। इसको मैंने क्या कर लिया? सिंपल कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या काम हो गया? खत्म। तो अब मैं यहाँ पे आया बॉडी में, मैंने इसको कर दिया पेस्ट कर दिया। अब YouTube ने क्या किया? YouTube को पता है कि उसकी वीडियोस को कोई अपने वेब पेज पे दिखाना चाहेगा, तो उसने पहले से ही आई फ्रेम का सारा कुछ बना के कोड रखा हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है? आई फ्रेम का टैग आप वैसे लिखते हो जैसे कि आई फ्रेम लिखा। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह हो सकता है। सोर्स यानी कि कोई भी चीज आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो उसकी सोर्स दे दो, उसका लिंक दे दो। ठीक है, उसका बॉर्डर बता दो। ठीक है, लेकिन यूट्यूब ने क्या कर दिया? इसमें हाइट और विड्थ भी एडजस्ट करके दे दी अपने वेब पेज के हिसाब से। जितनी ये यूट्यूब पे नजर आती थी उतने ही मेरे वेब पेज पे नजर आएगी। किस तरह? अब अगर मैं अपने वेब पेज पर आऊं तो यहां पर देखोगे मेरी वीडियो आ गई। ना सिर्फ वीडियो आई, अब ये चलेगी भी। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज हम। चलने लगे। सारा कंटेंट होता है बॉडी के अंदर। इस तरह आप टैग यूट्यूब की वीडियो टैग के अंदर होती है, वो क्या हो जाती है हमारे पास? इसकी मदद से टाइटल उसमें क्या दिया था? डॉक्यूमेंट दिया था। तो ऊपर बार पे क्या बात यहां पर आती है कि यहां पर क्या हुआ? ये जो विड्थ थी और हाइट थी ये मुझे YouTube ने अपनी वेब पेज के हिसाब से दी। अगर मैं चाहता इसको डायरेक्ट लाना तो मैं कैसे लाता? सिंपल मैं गूगल पे जाता, इसका लिंक कॉपी करता और कहां पे लाके रखता? इस सोर्स में देता और ये मेरी यहां पर आ जाती। लेकिन इसकी विड्थ और हाइट मुझे खुद एडजस्ट करनी पड़ती। यहां पर क्या है? यहां पर YouTube ने मुझे एडजस्ट करके दे दी। ठीक है, और ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं अब मैं किसी और वेबसाइट का कंटेंट अपने वेब पेज पे दिखाऊं। तो इसको फिलहाल हम क्या कर लेते हैं? कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर आया गूगल पे। ठीक है, तो हमारे पास 14 अगस्त आ रही है, तो हम लोग विकिपीडिया से कुछ लेंगे। ठीक है, विकिपीडिया पे आए। यहां पर हम लिखते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। मैं चाहता हूं ये पूरी की पूरी जो भी है ना, ये मेरा पूरा वेब पेज ये जो या विकिपीडिया का, ये कहां पे शो? मेरे वेब पेज पे। तो सिंपली इसकी यहां से कॉपी किया इसकी सोर्स को, यहां पर आए और कहां पे दे दिया? इसके अंदर दे दिया, इसकी सोर्स के अंदर। अब जब मैं यहां पर आऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है,
तो ये क्या होगी, पूरी की पूरी विकीपीडिया यहाँ पे शो हो रही है, शो नहीं हो रही, बिल्कुल चल रही है। अब मुझे इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसकी हाइट दे सकता हूँ, हाइट हाइट में दे सकता हूँ 500 पिक्सल, और इसकी मुझे विड्थ भी देनी पड़ेगी, विड्थ भी मैं कर देता हूँ 700 पिक्सल। अब आगे देखते हैं, अब ये क्या कैसा दिख रहा है। अब क्या ये कुछ बड़ा दिख रहा है, तो इसकी मैं मजीद भी एडजस्ट कर सकता था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेबसाइट का कंटेंट दिखा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, किसकी मदद से, आई फ्रेम टैग की मदद से। लेकिन शर्त यह है कि वो वेबसाइट आपको अलाउ करती हो, लेकिन कुछ वेबसाइट्स होती हैं आपको अलाउ नहीं करती वो, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये था हमारे पास आई फ्रेम टैग। अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट टैग की तरफ, वीडियो टैग। अब वीडियो टैग क्या होता है, बिल्कुल इमेज की तरह होता है। इसके अंदर आप वीडियो बाहर से भी दे सकते हो और यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करके देखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा वीडियो, अब इस वीडियो को मैं नाम दे देता हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे वीडियो चाहिए, उसकी सोर्स मुझे बतानी होगी, ठीक है। एक एट्रीब्यूट देना होगा सोर्स का, उसके अंदर मुझे इसकी सोर्स बतानी होगी। अब मुझे क्या करना है, इसका सोर्स देना है। तो मेरे पास ब्राउजर में कोई वीडियो पड़ी भी होगी, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, वीडियो उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैंने जो रिसेंट ये वाली थी, और मुझे दोबारा से इसको लेकर आना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से लाया कॉपी करके और इस वीडियो के अंदर दे दिया। अब यहाँ पर क्या आ गई, एक मेरी वीडियो आ गई है, ठीक है। इस वीडियो को मैं क्या चाहता हूँ, इस वाली यहाँ पर सोर्स में दे दूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, जस्ट डॉट स्लैश, और इस वीडियो में गए और ये आ गए। अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा ब्राउजर पे, ठीक है, तो ये देखो, ये मेरी वीडियो कुछ इस तरह से शो हो रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी हो गई है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ी छोटी हो जाए। तो ये जो ऊपर जो गूगल की जो हमारे पास थी ना, हाइट और विड्थ, यही हम इसको सिंपल दे देंगे, कॉपी किया और इसके आगे पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये सेट हो जाएगी। तो देखो अब ये सेट हो गई, लेकिन ये वीडियो चल नहीं रही। अब ये क्या वजह है, ये इस वजह से नहीं चल रही क्योंकि बहुत सारे हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं जो हम लोग वीडियो के टैग के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कंट्रोल्स, एट्रीब्यूट कंट्रोल। अभी कंट्रोल क्या करेगा, मैं यहां पर आया, अब मैंने यहां पे लिखा कंट्रोल, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल लिखा, अब देखना क्या होगा। अब देखो यहाँ पर इसके कंट्रोल्स आ गए। तो कंट्रोल एट्रीब्यूट क्या करता है, वीडियो के सारे कंट्रोल लेकर आता है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। अभी मेरी 5 सेकंड की वीडियो थी, चल गई, ठीक है। अब देखो इसके मैं यहाँ पे आवाज भी सेट कर सकता हूँ, इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, और इसको यहाँ तक के डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो वो देखो डाउनलोड भी हो गई। तो अब ये एट्रीब्यूट ये काम करता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होता है। दूसरा होता है हाइट और विड्थ को हमने इस्तेमाल कर लिया। अब लूप और ऑटो प्ले क्या होता है। देखो ऑटो प्ले क्या होता है, मैंने यहां पे लिखा ऑटो प्ले। तो खुद ब खुद जैसे ही मैं वेबसाइट पे जाऊंगा तो ये चलने लग जाएगी मेरे ऑन किए बगैर। तो देखो खुद ब खुद चलने लग गई। तो ऑटो प्ले क्या करता है, खुद ब खुद उसको चला देता है। और लास्ट में हमारे पास क्या था, लूप। लूप क्या होता है कि ये बार बार चलती रहे। अब क्या होगा, लूप अगर मैं डालूंगा इसके अंदर, ऑटो प्ले हटाया, लूप लगाया, अब क्या होगा, अब इसको मैंने स्टार्ट किया तो अब ये चलती रहेगी, अब ये रुकेगी नहीं। जैसी खत्म होगी फिर दोबारा शुरू हो जाएगी, फिर शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, लूप लग गया। लूप क्या होता है, अगेन 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 चलता रहता है। तो क्या होगा, ये वीडियो बार बार चलती रहेगी।
तो ये था हमारे पास वीडियो टैग। वीडियो टैग के अंदर इस तरह, जिस तरह इमेज देते हैं इसी तरह उसको सोर्स में आप बता देते हो वीडियो। वीडियो के अंदर हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल, ऑटो प्ले, ठीक है, वेट, उसकी हाइट और साथ में लूप। तो ये 5-6 एट्रीब्यूट हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वीडियो के टैग के अंदर। तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। आपका पूरा HTML का कोर्स बहुत अच्छे से हो जाएगा और ये पूरी 2 वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। बीच में को बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो मैंने मिस किए हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैग्स को मैंने कवर करवा दिया है जो कि हम लोग ज्यादातर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसको शुरू से लेके आखिर तक देखो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, ठीक है। मेरा काम था आपको समझाना। अब जब आप वेबसाइट बना रहे हो इन चीजों को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है, समझ के इस्तेमाल करना। जितना अच्छा समझोगे उतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से समझ आएंगे, ये पूरा HTML का कोर्स अच्छे से समझ आएगा। तो जिस तरह ये HTML का कोर्स था इसी तरह मैं CSS का कोर्स अब लॉन्च करूंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं 2-3 पार्ट्स में CSS को कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो जल्द फिर अब CSS की वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग CSS को कवर कर रहे होंगे।